नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारी पॉलिटी का जो ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज चल रही है उसके हम पार्ट 4 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने शुरुआत में ओवरव्यू देखा था, उसके बाद में हमने हमारे संविधान की विशेषताएं देखी थी, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में बात की थी। उसके अलावा संविधान के स्रोत, संविधान का बनना, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हमने शुरुआत के पार्ट 1 में देखे थे। पार्ट 2 में हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एनडीपीएसपी के बारे में बात की थी। तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था कि हमारे मूल अधिकार हमें पता होना चाहिए, एज ए सिटीजन हमें पता होना चाहिए, एंड पॉलिटी में एग्जाम में तो काम आता ही है। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको एक सूत्र के थ्रू आपको समझाया था। 6 हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं: स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में हमारा धार्मिक आज़ादी का अधिकार, एंड शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, एंड लास्टली हमने बात की थी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो ये हमारे पार्ट 2 का हुआ। पार्ट 3 में हमने हमारे कार्यपालिका के बारे में बात की थी और मैंने बहुत अच्छे डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमारे पार्ट 3 में मैंने आपको कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके अलावा महाधिवक्ता के बारे में बात की थी। एंड देन फिर हमने राज्य के लेवल पे भी राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बात कर ली थी। तो ये हमारा पार्ट 3 होता है। अब पार्ट 4 में हम विधायिका के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू से बोलता आ रहा हूँ, किसी भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, या सरकार के भी 3 स्तंभ बोल सकते हो, उस तरीके से आप उसे, अगर किसी को शासन चलाना है तो 3 स्तंभ जरूरी होते हैं। पहला होता है आपका विधायिका, जो कानून बनाने का काम करता है। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो कानूनों का क्रियान्वयन करवाता है। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जो कानूनों की देखभाल करता है। तो हमने हमारी इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत कार्यपालिका को पहले कर लिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कार्यपालिका के शुरू जो है वो पहले होते हैं। पार्ट 5 में हम संघ की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक। तो फिर हमने शुरुआत जो की राष्ट्रपति से की, उपराष्ट्रपति, एंड देन उसके बाद में मंत्रिपरिषद के बारे में बात की, और उसके बाद में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की। उसके बाद में जो भाग आता है संघ वाला, वो संघ की विधायिका के रिगार्डिंग आता है। 79, 80 और 81। 79 का मतलब होता है संसद, 80 का मतलब होता है अपना राज्यसभा, और 81 का मतलब होता है लोकसभा। सरला 79, 80 और 81 याद होना चाहिए आपको। तो इनके बारे में बात होती है कि विधायिका क्या है, विधायिका कानून कैसे बनाती है, विधायिका के द्वारा एक्ट कैसे लाए जाते हैं, ये सब जो है अपने यहाँ से जो आर्टिकल शुरू होते हैं उनमें शामिल किया जाता है। अब जब हम पढ़ेंगे विधायिका, तो इस क्रैश कोर्स में मैं सब चीज़ों को कंडेंस कर रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली मैंने कहा है कि सभी सवाल इस क्रैश कोर्स के अंदर से आने चाहिए, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर से आने चाहिए। तो ज़्यादातर चीज़ों को मैंने इसमें राज्य के और संघ के कंपेरेटिवली शामिल किए हुए हैं, तो कम समय में सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। हम राज्य के एंड संघ के विधायिका के बारे में बात करेंगे। तो संघीय विधायिका की जब बात करते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा, एंड उसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो संसद में शामिल होता है, क्योंकि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी संशोधन जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो संसद में उसे शामिल करते हैं हम एक्चुअली में। ओके, विधायिका का हिस्सा राज्यसभा, लोकसभा, और संसद का हिस्सा आपसे पूछा जाए अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो संसद में अपना राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, उसके बाद में राज्यसभा एंड देन लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। ओके, उसी समय हम राज्य व्यवस्थापिका की बात करेंगे, विधान परिषद एंड विधानसभा से रिलेटेड आर्टिकल जो है उनके बारे में बात कर लेंगे। और रिवाइज करने के लिए मैजिक ऑफ 90 यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जिस तरीके से अपना संघ में है उसमें 79 और 90 जोड़ देते हैं, तो आसपास में राज्य की जो है वो आर्टिकल निकल के आते हैं, बट वो उतना कारगर साबित नहीं है। मैं आपको याद करा दूंगा डायरेक्टली। देन हम लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सुशासन की बात करेंगे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश जो है वो, भारत जो है वो गाँव में बसता है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और हम भारत को एक यूनिक फीचर्स लेकर के आना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि ग्राम स्वराज रहना चाहिए, गांव के अंदर स्वराज रहना चाहिए। तो लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग अंग्रेजों के टाइम पे भी प्रयास किए गए थे, शहरों में और गांव के लेवल पे। फिर आज़ादी के टाइम पे डीपीएसपी में लिख दिया गया था आर्टिकल 40 के अंतर्गत कि गाँव में ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रयास करना, डीपीएसपी के अंतर्गत लिखा गया था। और बहुत सारे राज्यों ने उसे पालन नहीं किया था, क्योंकि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, उसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। तो पालन नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे अलग अलग कमेटियाँ बनी, बनवलत राय मेहता, अशोक मेहता, इस तरीके से। तो
अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सुझाव रहे कमेटियों के, और फाइनली 75वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया, जिसे जो है वो 24 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। तो हम देखेंगे पूरा लोकल गवर्नेंस कंप्लीट देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन किस तरीके से होता है, और आर्टिकल जो है वो सब कंप्लीट देखेंगे। जिला प्रशासन के बारे में ओवरव्यू में बात कर लेंगे, केंद्र राज्य संबंध एंड संघीय ढांचे के बारे में बात कर लेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, वही हर बार में कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। एंड देन थोड़ा सा हम सहकारी समिति, ये सहकारी समिति प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, मेंस एग्जाम के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। तो अगर आप RAS IAS मेंस में जा रहे हो तो उसमें ये सहकारी समिति से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, और यहाँ जब हम बात करेंगे स्थानीय सुशासन की, तो इसमें पेशा के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो अपना शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होते हैं उनके लिए पंचायत राज एक्सटेंशन ऑफ दी पंचायती राज शेड्यूल जो है वो उनके लिए पैसा एक्ट लेकर के आया गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर दी लेजिस्लेचर, हमारा संसद। देखो ये वाला इमेज, ये वाला इधर वाला आप इमेज पहले आपने कभी देखा ही होगा, निश्चित देखा होगा। भारतीय संसद का इमेज इस तरीके से, आप जब भी टीवी देखेंगे, अखबार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भारतीय संसद का इमेज दिख जाता है। ये हमारे भारतीय संसद जो है ये हमारा केंद्रीय विधान मंडल है एक तरीके से। पूरे भारत के कानून जो है वो यहाँ बनते हैं, इस संसद के अंतर्गत बनते हैं, इस विधान परिषद के अंदर बनते हैं। केंद्र के लेवल पे अगर बोलते हैं तो इसे हम संसद बोल देते हैं, राज्य के लेवल पे होता है तो इसे विधान परिषद बोल देते हैं। अब नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। कारण ये है कि ये जो संसद था वो 1927 में कंप्लीट हुआ था, लॉर्ड लोटियन के द्वारा इसे बनवाया गया था। लेकिन वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, और 1946 में चुनाव हुए थे तो 10 लाख लोगों पर चुनाव हुए थे एक MP के लिए। लेकिन अब की कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। 1976 तक तो लास्ट MP वाला जनसंख्या के लिए बोला गया था, लेकिन अब 2026 में जनसंख्या का जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो निश्चित सी बात है इस बार जो है वो MP की संख्या धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अभी 545 है, मूल संविधान में भी उतना ही लिखा हुआ था, तो अभी तक पिछले 50, 60, 70 सालों में नहीं बढ़ी, बट अब बढ़ेगी। तो कुल मिला के अगले आने वाले सालों में 800 से 900 जो है वो MP जो है वो संसद के अंदर बैठा करेंगे। अब इसमें उतनी जगह है नहीं कि ज़्यादा जो है वो MP बैठ सकें, इसलिए उसी के पास में ही एक नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका अभी कार्य प्रोसेस में है, प्रगति पर है। ये बहुत जल्दी जो है वो संसद बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी नई संसद होने वाली होगी, जस्ट पास में ही होगी उसके बारे में। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो हमारी राजस्थान विधानसभा का इमेज है, और ये हमारा ग्राम पंचायत लेवल का। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विधायिका की। विधायिका यानी जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, विधायिका जहाँ पे कानून बनाए जाएंगे। और हम कितने स्तर पे बात करेंगे, एक हम बात करेंगे केंद्र के स्तर पे, एक उसके बाद में हम बात करेंगे राज्य के स्तर पे, और एक हम बात करेंगे अपने स्थानीय स्तर पे। ठीक है, तीनों तरीके से देखेंगे। केंद्र के लेवल पे संसद होगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79, 80 एंड 81 होंगे। ओके, ये संसद होगी। एंड देन राज्य के लेवल पे संसद के अंतर्गत लोकसभा और यह राज्यसभा होती है। केंद्र के लेवल पे, राज्य के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो अपना विधानसभा एंड विधान परिषद। जरूरी नहीं है विधान परिषद हर राज्य में हो, अभी वर्तमान में सिर्फ 8 राज्यों के अंतर्गत है। तो विधानसभा एंड विधान परिषद ये होते हैं MLA, इनके जो सदस्य होते हैं, और इनको बोलते हैं MLC। ठीक है, ये होते हैं। एंड देन स्थानीय स्तर पे हम जो है वो ग्राम पंचायत की बात करते हैं, और ग्राम पंचायत का भी अपने आप पे त्रिस्तरीय होता है। एक होता है अपना जिला स्तर पे, एक होता है ब्लॉक स्तर पे, और एक होता है गाँव स्तर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी आवर लेजिस्लेचर। काम क्या है, कानून बनाना। विश्व के लेवल पे अगर बात करते हैं तो कानून बनाने का काम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली करती है, जिसमें कानून बनाए जाते हैं। तो अगर 20वीं संसद अगर कोई पूछे आपसे तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल महासभा होती है, उसमें कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कभी कभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो वह भाषण दे के आते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है वो। ओके, तो विश्व के लेवल पे कानून बनाने का काम संसद का, जो एक तरीके से विश्व की संसद किसे बोल सकते हैं, UNGA को बोल सकते हैं। हमारे देश में संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, राज्य के लेवल पे विधानमंडल जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों होती हैं, एंड गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, और ये इमेज आपने बहुत बार देखा होगा। ये हमारी भारतीय संसद का इमेज है। नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू नया संसद बनाया जा रहा है, तो वो अगले कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ और रिमाइंड करना चाहें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि
जो शेड्यूल 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में कार्यों को बांटा गया है। तो उन कार्यों को आप रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लीजिए, और उनका आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 46 में क्लियरली डिफाइन किया गया है और 7वीं अनुसूची में उन्हें डिफाइन किया गया है। अब ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, मैंने पहले भी शायद याद कराया आपको, बट याद रखने वाली बात है। ये पूछा जाता है कि रक्षा किसका विषय है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा केंद्र का विषय, राज्य का विषय या समवर्ती सूची का विषय। तो याद रखना होगा आपका शिक्षा किसका विषय है, उसमें वही तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। उसके अलावा आपसे पूछा जाए बिजली, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था लागू करवाना, ये किसका विषय है, तो ये याद रखने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। रिमाइंड करने की कोशिश करें तो केंद्र क्या काम करेगा, केंद्र जो है वो हमारा ऊपर से रक्षा करने का काम करता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो केंद्र के पास में होती है। तो केंद्र नॉर्मली जो आर्मी होती है वो केंद्र के पास में होती है, राज्यों के पास में आर्मी नहीं रहती है। तो रक्षा वाला है किसके पास में जाएगा, केंद्र के पास में। अब विदेशों से अगर कांटेक्ट करना है, विदेशों में अपना राजदूत भेजना है, विदेशों में अपने वहाँ पे आपको एम्बेसडर लगाने हैं, एम्बेसी खोलनी है वहाँ पे, तो निश्चित सी बात है विदेश मंत्रालय किसके पास रहेगा, केंद्र के पास में। कभी आपने सुना है कि भाई XYZ राज्य का, गुजरात राज्य का या छत्तीसगढ़ राज्य का कोई दूसरे देश के अंदर एम्बेसडर रहता हो? नहीं, भारत का, सिर्फ भारत देश का रहता है। तो केंद्र का काम होता है दूसरे देशों से संबंध बनाना, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय किसके पास में रहेगा, निश्चित सी बात है विदेश विभाग जो है वो केंद्र के पास में। एंड मुद्रा, करेंसी, पूरे भारत की एक करेंसी होती है, तो वो जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, वो निश्चित सी बात है वो केंद्र लेने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि कोई राज्य अपनी करेंसी बनाने लग जाए। अकाउंटिंग वाला हिस्सा भी सेंटर से निकल के आता है, कैग वाला, और बाकी उसके राज्य के लेवल पे कर्मचारी होते हैं। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु विभाग केंद्र के पास में होता है। नागरिकता, सिर्फ एकल नागरिकता होती है हमारी, तो केंद्रीय नागरिकता होती है, तो वो नागरिकता से रिलेटेड। ऐसे ही कुल मिला के 97 आइटम्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्तमान में 100 आइटम्स हैं केंद्र के पास में, 100 विषय हैं केंद्र के पास में। तो ये की पॉइंट याद रखने वाली बात है। वर्तमान में 100 विषय जो है वो केंद्र के पास में है, और ओरिजिनल में 97 जो विषय थे वो केंद्र के पास में थे, ओके। देन अगर बात करें राज्य के बारे में, तो राज्य, पुलिस व्यवस्था राज्य देखता है, स्थानीय प्रशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायतों के चुनाव राज्य के द्वारा किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके रिलेटेड जो कानून बनाया जाएगा वो राज्य के लेवल पे किया जाएगा, केंद्र नहीं बनाती है। केंद्र ने तो संविधान में संशोधन करके लिखवा दिया कि आप सभी राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करो। अब आगे का काम राज्य वित्त आयोग का गठन करना, वो सब राज्यों के अंदर कर गएगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस ये होता है अपने राज्य के पास में। जो आप देखते होंगे राज्य जो मंत्रिपरिषद होती है तो उसमें आपको मिलता होगा ग्राम पंचायत या स्थानीय विभाग मंत्रालय, इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके अलावा जुडिशरी, या एक तरीके से बोल देंगे राज्य के लेवल पे जुडिशरी अपनी इंटीग्रेटेड है, ऊपर से नीचे तक आती है, लेकिन राज्य के लेवल पे जो होता है वो यहाँ पे जुडिशरी यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये किसके पास में आ रहा है, ये अपने राज्य के पास में। जेल जो आती हैं वो राज्य के अंदर आते हैं। पब्लिक हेल्थ, तो हेल्थ सिस्टम जो आता है वो पूरा का पूरा राज्य के पास में होता है। एक्चुअली में ये ध्यान रखने वाली बात है। अस्पताल खोले जाएंगे तो निश्चित सी बात है वो राज्य के द्वारा खोले जाएंगे, केंद्र के द्वारा नहीं खोले जाएंगे। कृषि और सिंचाई ये राज्य के पास में है। एंड देन उसके बाद में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी ऐसे विषय जहां पे दोनों ही राज्य भी और केंद्र भी दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो वो होती है समवर्ती विषय। तो शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक योजनाएं, इस तरीके का। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी थोड़ी संख्या याद रख लेना कितनी कितनी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो विषय अगर राज्य वाले में आते हैं तो उनसे रिलेटेड कानून राज्य ही बनाएगा। जो विषय केंद्र के लेवल पे आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कानून केंद्र ही बनाएगा। समवर्ती में राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन हमारे केंद्र के पास में एक स्पेशल पावर दी गई है, और उस स्पेशल पावर के तहत केंद्र भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है अगर केंद्र को वो राष्ट्र हित में जरूरी लग रहा है और राज्यसभा से उसे रेटिफाई कर दिया गया है, तो ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, राज्य सूची के विषय पे राज्य ही कानून बनाते हैं, ओके। सो भारतीय संसद 3 आर्टिकल, 79 संसद से रिलेटेड, राज्यसभा 80 और लोकसभा से रिलेटेड 81। रट गया होगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, ओके।
तो संसद को संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। एंड इवन इफ संसद चाहे और उसे लगे कि ये विषय जो है वो राष्ट्र हित में जरूरी है, तो वो राज्य सूची के विषय को भी समवर्ती या केंद्रीय सूची में शामिल करके उस पर कानून बना सकता है। संकट काल में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है, जैसा मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। सामान्य काल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाना। अब राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाना है तो किन किन परिस्थितियों में बनाया जा सकता है? तो 2 परिस्थितियां होती हैं नॉर्मली। तो पहला तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पार करके संसद को भेज दें। 2 राज्य बोले कि भाई साहब हम कृषि के लिए कुछ कानून हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। 2 या 3 राज्य, मान लीजिए कि गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य एंड MP राज्य, ये तीनों राज्य एक ही मान लीजिए सरकार है एक जैसी है, और उन्होंने लगा कि भाई इस चीज़ पे हम अलग अलग कानून बनाएं, उसके बजाय केंद्र के लिए जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई आप कानून बना के हमें दे दो। वो 3 राज्यों में ही लागू होगा, जो राज्य वहाँ बोलेंगे उनके लिए वो लागू होगा। ओके। एंड देन द्वितीय, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में कानून बनाने के लिए बोल दे। अगर ऐसा है तो फिर उस समय भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र में संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो 2 कंडीशन हुई, एक तो 2 या 3 राज्य, 2+ राज्य बोल सकते हो उसे, 2 से अधिक राज्य मिलकर बोल दें भाई केंद्र जी आप जो है हमारे लिए कानून बना के दे दो, देन केंद्रीय संसद उनके लिए कानून बनाने के दे देगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राष्ट्र हित में संसद को लग रहा है कि राष्ट्र हित में जरूरी है कानून बनाना, तो बनाया जा सकता है। बाकी नॉर्मली केंद्र किन किन पे कानून बना सकता है? एक तो अपना केंद्रीय सूची जो 100 हो चुकी है अभी, और दूसरा अपना होता है अपना समवर्ती सूची, उन पे कानून बनाया जाता है। आर्टिकल 245 संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, और इस तरीके से संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है राज्य सूची पे। ध्यान रखना, राज्य सूची पे संसद को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 245 के तहत। और 254 में समवर्ती सूची के किसी विषय पे संघीय संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो संघ का मान्य होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आर्टिकल 254 में अगर समवर्ती सूची यहाँ पे ये देखिए, शिक्षा, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक योजनाएं और बहुत सारे हैं, 52 आइटम है। तो इन समवर्ती सूची के विषयों पे राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी कानून बनाया। तो अगर दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ हैं, अगर पैरेलल में चल सकते हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है भाई। अगर राज्य की और केंद्र की स्कीम चल रही है, दोनों स्कीमों को लागू किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हों, लग रहा है कि केंद्र का कानून बिल्कुल अपोजिट है, राज्य का कानून बिल्कुल अपोजिट है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल नंबर 254, आर्टिकल नंबर 254, ध्यान रखना 254, ये आर्टिकल कहता है कि आप जो राज्य सूची पे राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है या समवर्ती सूची पे राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो मान्य नहीं होगा, केंद्र का मान्य होगा। ध्यान रखना, बस इसमें एकात्मकता की ओर ले गया गया। तो दोनों कंडीशन में जो है वो आप केंद्रीय स्थिति के द्वारा बनाया गया कानून जो है मान्य होगा। तो आर्टिकल 254 याद रखना। संसद में सरकारी दल का मुख्य सचेतक जो होता है उसे संसदीय कार्य मंत्री की एक दर्जा दिया जाता है। ओके। आर्टिकल नंबर 03, संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार भी है। तो शुरू वाला मैंने अपना बताया था पार्ट 1, पार्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया था। संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्राधिकार को कम कर सकती है, संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। और आर्टिकल 3 के तहत संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है। आगे बात समझ में? तो आप अगर ध्यान दें तो 2014 में जो तेलंगाना राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो राज्य बना था तो वो आर्टिकल 3 के तहत बना था। संसद के पास में ये पावर है कि वो नया राज्य बना सकती है, और उसमें वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि नए राज्य बनाने की प्रक्रिया में संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उस तरीके का प्रावधान है। तो आर्टिकल 3, संसद नए का राज्य भी बना सकती है। ओके। नाम चेंज करने का और बढ़ाने और घटाने का भी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 262 में लिखा हुआ है, अंतर्राज्यीय नदियों के जल वितरण संबंधी विवादों पर संसद विधि निर्माण करने की कोशिश करे। इस तरीके का आर्टिकल नंबर 262 भी आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना। यह आर्टिकल जो है वो जो 2 राज्यों के बीच में नदियों पे विवाद होता है तो उनसे रिलेटेड एक कानून बनाने का प्रावधान जो है वो संसद के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा अपने संविधान के अंतर्गत लिखा गया। तो संसद भवन नई दिल्ली वाला जो है हमारा, ये सन 1911 में भारत की राजधानी अंग्रेजों के समय पे कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाई गई थी, और उस समय एडवर्ड लुटियंस के लिए काम दिया गया था। उनके साथ में सर हर्बर्ट पेफर भी थे, लेकिन ओरिजिनली जो मुख्य वास्तुकार थे तो एडवर्ड लुटियन को काम दिया गया था कि भारतीय संसद का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने रायसीना हिल्स वाला एरिया देखा, वो उस समय जो है वो बहुत, वहाँ पे लोग नहीं रहते थे एक्चुअली में, दिल्ली उस समय गाँव जैसे ही थे, ठीक है।
1911 की बात है, आज से 100 साल पहले। तो दिल्ली जो था वो लाल किले के आसपास में बसा हुआ था, और लाल किले से ये 6-7 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पे रायसीना हिल्स पहाड़ियाँ हैं जो अरावली का अंतिम छोर है, और वहाँ पे जंगल टाइप का था। तो वहाँ पे 2-4-5 गाँव को ज़मीनों को लिया गया, और फिर वहाँ पे नई संसद भवन और नई राजधानी बनाने का कार्य शुरू किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। इसलिए इस दिल्ली के संसद इलाके को लुटियंस जोन भी बोला जाता है, लुटियंस का इलाका बोला जाता है। तो उन्होंने भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया, एंड अपना जो वेस्टर्न पश्चिमी गोथिक वास्तुकला का भी उपयोग किया, लेकिन मोस्टली उन्होंने भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया। इवन एक संसद के मामले में ये भी बोला जाता है कि एडविन लुटियन ने कहीं ना कहीं जो मुरैना के अंतर्गत एक 64 योगिनी मंदिर है उससे प्रेरणा ली। ठीक है, 64 योगिनी आप इंटरनेट पे सर्च करना है तो मुरैना में वो आता है, भिंड मुरैना में एक मंदिर आता है, तो उसका शेप भी इसी तरीके से है। ठीक है, विष्णु जी के लिए समर्पित है वो मंदिर, एंड उसका शेप भी उसी तरीके से है। तो वहाँ पे जो है वो उसे प्रेरणा ली, और एडविन लुटियन के द्वारा जो है वो संसद के आसपास वाले इलाके और बाकी आसपास की राजधानी क्षेत्र को विकसित किया गया था। तो संसद के पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, संसद के पास में ही प्रधानमंत्री ऑफिस भी है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी है, वही पास में गृह सचिव मंत्रालय और बाकी सब मंत्रालय हैं। ठीक है, वहाँ DRDO विभाग भी है, इसरो का भी कुछ ना कुछ वहाँ पे डिपार्टमेंट। तो ये संसद नई दिल्ली के पास में जो है वो बनाया गया, और इसका शिलान्यास जो किया गया था ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा 1921 में किया गया था, और फाइनली इसे 1927 में जो है वो बना के कंप्लीट कर दिया गया। तो 11 से लेके और 27 तक कुल मिला के 16-17 साल में जाके ये काम हुआ था। तो काफ़ी अच्छा बनाया गया था अपना एडविन लुटियंस के द्वारा। तो की पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ओके, सो ये था अपना पहला वाला संसद। अभी नया संसद बनाया जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से, तो वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में आप और थोड़ा इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं संसद की, तो संसद में मैंने बोला कि संसद में 3 चीज़ हैं। राष्ट्रपति, संसद में 3 है, एक हुआ अपना राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 52 से लेके और 61 तक की सारी चीज़ें प्रावधान हम देख चुके हैं। दूसरा होता है इसके अंतर्गत राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा आर्टिकल आसानी से याद रख सकते हैं। राज्यसभा के लिए 79 एक्चुअली 80 और लोकसभा के लिए 81। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अपने भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, और इस संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, और जो पार्टी बहुमत में है वही सरकार चलाती है, वही कार्यपालिका के रूप में रहती है। ये हमारे द्वारा संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तो यहाँ पे हमारी कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हमारी विधायिका में से निकल के ही कार्यपालिका बनती है। तो हमें अब 2 चीज़ों के बारे में बात पढ़ना है, राज्यसभा और लोकसभा। अब कई पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, और एग्जाम के हिसाब से ऑब्जेक्टिव की चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, इनके सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, इनकी योग्यता क्या हो सकती है, एंड शपथ और इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल फीचर्स क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लोकसभा आर्टिकल 81 में है, एंड राज्यसभा आर्टिकल 80 में। तो ये वाला मैप आपके लिए एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में दिलवा देगा, ये वाला जो फ्लो चार्ट है। ओके, देखो, इस लोकसभा को हम निम्न सदन भी बोलते हैं। लोकसभा इन द सेंस कि लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। ठीक है, राज्यसभा जो होती है वो इनडायरेक्ट वे में चुनी जाती है MLA के द्वारा। ठीक है, और जिस समय इसे राज्यसभा को बनाया गया था उस समय एक अलग ही जो है उसका उद्देश्य था। भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उन सभी को इसमें शामिल करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया था। और इंग्लैंड के अंतर्गत भी जब राज्यसभा बनाई गई थी, अपर हाउस बनाया गया था। इसलिए अपर हाउस बोलते हैं कि उस समय वहाँ पे जो जमींदार लोग थे वो यहाँ पे नामित होकर के आते थे राज्यसभा के अंतर्गत। तो इसलिए अपर हाउस यानी बड़े लोगों की सभा राज्यसभा, और लोअर हाउस यानी लोकसभा जनता की सभा या निम्न सदन, ठीक है, ये अपनी लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को हम प्रथम सदन भी बोलेंगे, लोअर हाउस भी बोलेंगे, और इसे जनता की सभा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये अपर हाउस होगा, क्योंकि जब इसका उद्देश्य शुरू किया गया था तब वहाँ पे राज्यसभा के अंतर्गत जो जमींदार लोग थे उनको शामिल किया जाता था, बड़े बड़े लोगों को शामिल किया जाता था।
या सामंत लोगों को शामिल किया जाता था। बाद में हमारे भारत में प्रिंसली स्टेट्स के लिए लाया गया, फिर इनडायरेक्टली राज्य के हितों को ध्यान करने के लिए ये राज्यसभा बना दिया गया। राज्यों के हित, भाई केंद्र तो कानून बनाती है, लेकिन केंद्र के अंतर्गत भी राज्यों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक सभा होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे राज्यसभा नाम दे दिया गया। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलेंगे, ओके, अपर हाउस बोलेंगे। एंड देन अगर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 543 जो है वो इसमें सदस्य है। एक्चुअली में अधिकतम 545 हो सकते हैं, हमारे ओरिजिनल संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। 543 सदस्य अभी हैं और 2 एंग्लो इंडियन का इसमें नामित होने का प्रावधान था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही इस प्रावधान को हटा दिया है, तो अभी एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं रहा। तो टोटली वर्तमान में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 543। 2026 के बाद में जब प्रशीमन आयोग दोबारा से आएगा तब हो सकता है कि अब संख्या बढ़ जाए, 800-900 के आसपास में हो जाए 2026 में, फिर तब देखेंगे, तब का कुछ देखा जाएगा, ओके। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। अधिकतम कितने हो सकते थे? 545 हो सकते थे, लेकिन अभी 543 हुए। इन 543 में से कैसे आते हैं? 530 तो आते हैं राज्यों से, ठीक है, और 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब 530 कितने राज्यों से? देखो ऐसे संख्या है, 2-4 बार से चेंज हो रही है। जम्मू कश्मीर वाला बनाया, यूनियन टेरिटरी, दादर नागरी को मिक्स किया, तो कुल मिला के वर्तमान समय में जो संख्या है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी। दादर नागर हवेली को मिलाने के बाद में जो है वो अभी 8 हो गई हैं। पहले जब जम्मू और कश्मीर को अलग किया गया था एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, तो 7 से बढ़ करके 9 हो गए थे राज्य, 29 से घट करके 28 हो गए थे, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये संख्या चेंज हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए दोबारा से जो है वो राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो हो सकता है 28 की जगह 29 राज्य हो जाए, वो तब आप चेक कर लेना और अपने आप अपडेट कर लेना उस चीज़ को। तो वर्तमान में 28 राज्य से जो है वो 530 एमपी चुने जाते हैं। तो ओरिजिनली वहाँ प्रावधान था 10 लाख की जनसंख्या पे जो है वो एक एमपी चुना जाएगा, 1940 में जो चुनाव हुए थे, और धीरे धीरे वही सिस्टम चल रहा था। धीरे धीरे 1976 तक जो परिसीमन आयोग हुआ था उसमें बोल दिया था कि 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पे चुना जाएगा। तो उस समय जनसंख्या करीब करीब जो है वो 54-55 करोड़ के आसपास में थी, तो उस आधार पे जो है वो 545 का या 543 का प्रावधान किया था। 2 एंग्लो इंडियन थे उसमें, ओके। फिर बाद में धीरे धीरे प्रशीमन आयोग को बार बार बढ़ाता गए, 2001 में भी बढ़ा दिया गया, और अभी प्रावधान है कि 2026 में दोबारा से परिसीमन आयोग फिर से एनालिसिस करेगा और शायद 2021 की जनगणना या 2031 की जनगणना जो भी वो उचित मानेगा उसके आधार पर दोबारा से जो है वो परिसीमन आयोग दोबारा से जो है वो संख्या बढ़ा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है। तो 28 राज्यों से 530 जो है वो एमपी चुने जाते हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से, जिसमें से आप ध्यान रख सकते हैं तो 7 दिल्ली से होते हैं, बाकी एक अलग। अब इसमें पहले का हिसाब था, अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मैंने पहले के हिसाब से बोल दिया। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला जो इशू है, जम्मू कश्मीर से भी चुने जाते हैं तो वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पुराने समय पे ऐसा था कि 530 एंड 13 यूनियन टेरिटरी वाले होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी मानेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी आपकी, ठीक है। सो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 543। अगर राज्यसभा की बात करें तो 245, ठीक है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 हैं, ओके। अगर लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है, लोकसभा का सदस्य आपको बनना है, एमपी बनना है, लोकसभा एमपी, तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। और अगर आपको राज्यसभा में एमपी बनना है तो न्यूनतम उम्र आपकी होनी चाहिए 30, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एमपी जो लोकसभा का एमपी है वो तो चुनाव लड़के बनता है, राज्यसभा का जो एमपी होता है वो चुनाव डायरेक्ट तरीके से जनता के थ्रू नहीं लड़ता है, वो इनडायरेक्ट तरीके से लड़ता है, उसे एमएलए वोट करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा वाले चुनाव होते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा, उसमें एक थोड़ा सा अलग लेवल की पॉलिटिक्स चलती है। जो एमएलए ने आपको वोट, जिन एमएलए को आपने वोट दिया है वो एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के एमपी को। लेकिन ध्यान रखना, एज वाली बात आपको ध्यान रखनी है, उम्र 30 होती है राज्यसभा एमपी के इलेक्शन में खड़े होने की। इस लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी बोलते हैं। और अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए हर 5 साल में ये भंग होती है, हर 5 साल के अंतर्गत भंग होती है, तो ये जो है वो अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। हर 5 साल में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में फिर से नए प्रधानमंत्री या नए मुख्यमंत्री बन के आ सकते हैं, तो ये अस्थायी है।
और ये भंग होती है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसलिए अस्थायी बोला जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। की पॉइंट ध्यान रखना, एक सवाल बनता है हमेशा ही कि राज्यसभा सदन का कार्यकाल कितना है, इस तरीके से होता है। एमपी कार्यकाल नहीं बोल रहा हूँ, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा असीमित समय तक कार्यकाल है इसका, कभी भंग नहीं होती है, ये कंटिन्यूस चलती है। बोले ऐसे कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, 1/3, ठीक है। यहाँ पे 2 साल में रिटायर हुए, बाकी 2/3 तो बचे हुए हैं, तो वो 2/3 कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उनका जब तक यहाँ 1/3 वाले जो रिटायर होते हैं उनका पहले ही इलेक्शन करा लिया जाता है, तो ये भी भर दिए जाते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 6 साल में जो है वो इसका एमपी का कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को जो है वो रिटायरमेंट दिया जाता है। तो ये पूर्ण ध्यान रखने वाली बात है। और एमपी का जो कार्यकाल होता है, एक लोकसभा के एमपी का वो 5 साल का होता है, और राज्यसभा के एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, वो स्थायी सदन है, वो हमेशा रहेगा, ठीक है। लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा किसी भी कंडीशन भंग नहीं होगी, भले आपातकाल हो या कुछ भी कंडीशन हो, राज्यसभा हमेशा अवेलेबल रहती है। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आपको पता ही है ये, तो आप लोकसभा एमएलए एमपी के लिए वोट करते हैं तो डायरेक्ट वोट ही करते हैं, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और ये जो होता है वो आपके चुने हुए जो एमएलए हैं वो चुन करके राज्यसभा एमपी को चुनते हैं। ओके, तो ये हमारी कुछ इक्वल बात हुई। अब बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अंदर से चुना जाता है। लोकसभा जब नई लोकसभा बनती है तो उसी दिन वहाँ पे जो है वो बहुमत वाली पार्टी या लोकसभा के अंतर्गत से वो वोटिंग करा के लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो वो एक अपने आप में एमपी होता है लोकसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, अब उसे हम अध्यक्ष बोलने की बजाय उन्हें सभापति बोलते हैं, राज्यसभा सभापति। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो एक्चुअली में उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जैसे ही वो बनता है वो राज्यसभा का क्या बन जाता है, वो पदेन सभापति बनता है। यानी उपराष्ट्रपति होने के नाते वो क्या है, राज्यसभा का सभापति। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उसके अलावा वहाँ पे एक टीम भी होती है जो उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो है वो कार्रवाइयों को देखरेख करती है। ओके, और लोकसभा अध्यक्ष के पास में आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक में एक बहुत स्पेशल पावर प्रदान की गई है कि धन विधेयक यानी जो मनी बिल है उसको डिफाइन करने का अधिकार किसके पास में है, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में ही है। ओके, तो लोकसभा अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, एंड 5 वर्ष में यह चुनाव होते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। ओके, आपातकाल में संसद विधि द्वारा एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 1976 में 2 वर्ष 2 बार, तो आपातकाल वाला पार्ट आगे आएगा तो उस समय देख लेंगे। तो आपातकाल में संसद विधि द्वारा जो है वो 1 वर्ष के लिए कानून बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके का, ठीक है। 1 वर्ष के लिए संसद का जो टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाला अभी आपातकाल वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे। और ये भंग नहीं होता है, तो ये तो आपातकाल में भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कि जो पहले पहुंचा, जिसने पहले प्राप्त कर लिया वही जीत गया, ठीक है। जिसने ज़्यादा सबसे अधिक वोट जिसने प्राप्त किए वही जीता हुआ माना जाता है, तो वो डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है, जो राष्ट्रपति वाले चुनाव में होता है। तो यहाँ पे एमएलए के द्वारा, चुने हुए एमएलए के द्वारा जो है वो चुनाव किया जाता है, किसका, राज्यसभा के एमपी का। जब लोकसभा में बैठक होती है तो निश्चित सी बात है कि एक निश्चित सदस्य संख्या होना जरूरी है। अगर 543 एमएलए में से 543 एमपी में से सिर्फ 10 एमपी आए, बाकी एमपी नहीं आए, तो फिर वो राज्यसभा की बैठक करने का कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ पे कोरम पूर्ति का जो पॉइंट है, तो कम से कम 1/10 सदस्य होंगे तभी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्यसभा तब शुरू की जाती है। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपी की सीट्स खाली रहती है, लेकिन 543 का 10% होता है 54 या 55, ठीक है। तो 55 एमपी अगर आए हुए हैं तो वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो कोरम पूर्ति, गढ़ पूर्ति, तो 1/10वां हिस्सा ऐसे बोल सकते हैं। तो 55 सदस्य जो है वो उपस्थित होने चाहिए, उसके बाद में ही जो है वो वहाँ पे लोकसभा की जो है कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ पे नेता विपक्ष होता है लोकसभा के अंतर्गत, और उसको चुनने के लिए भी कम से कम 1/10 सदस्य पार्टी के पास में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो होता है यहाँ पे पक्ष का नेता होता है जो अपना प्रधानमंत्री होता है, एक तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है उसका नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, यानी बहुमत दल का नेता होता है। ओके, वो तो प्रधानमंत्री ही होता है।
लेकिन एक विपक्ष का नेता भी होता है। तो विपक्ष के नेता का प्रावधान जो है वो इस तरीके से है कि विपक्ष का नेता वही होगा जिस पार्टी को कम से कम 1/10 सदस्य MP उस जो है वो लोकसभा के अंतर्गत शामिल हों। तो कांग्रेस को अगर 55 MP या 55 सीट नहीं मिली हैं तो कांग्रेस जो है वो 2014 में अपना लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं ला पाई, क्योंकि उनकी सीट थोड़ी कम थी। ठीक है, तो नेता विपक्ष जो होगा वो कम से कम 1/10 सीट्स होना जरूरी है। ओके, लोकसभा के बारे में, लोकसभा भंग होने पर चुनाव 6 महीने के अंदर होना अनिवार्य है। तो की पॉइंट्स के अंतर्गत याद रखें, अगर लोकसभा भंग होती है तो 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना जरूरी है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ 3 बैठक होती है, शीतकालीन सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि आप 3 सत्र करेंगे या 4 सत्र करेंगे। वहाँ लिखा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंतर्गत अगली बैठक हो जानी चाहिए। बाकी हमने जो है वो परंपरा के तहत 3 तरीके के सत्र का प्रावधान किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि 3 ही सत्र होंगे। उसके अलावा राष्ट्रपति, इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री बोलूँगा मैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो वही बात बोली मैंने कि कहने का राष्ट्रपति होता है, काम करवाने वाले प्रधानमंत्री होते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि अब हमें एक आपातकालीन सत्र बुलाना है या रैंडमली कभी भी सत्र बुलाना है, तो राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री कहता है तभी ऐसा राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति को कभी सपने नहीं आते कि सत्र बुला लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री कहेगा तभी। ओके, तो ये ध्यान रखना, लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। राज्यसभा लोकसभा मतभेद होने पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, तो वो आर्टिकल नंबर 108 में, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए कोई कानून पास किया जा रहा है और उसमें बार बार राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मतभेद आ रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद आ रहा है, तो फिर राष्ट्रपति कहेगा कि भाई देखो आप मतभेद कर रहे हो, लोकसभा तो पास करके दे रहा है, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों को साथ में बैठाते हैं, दोनों को साथ में बैठाएंगे, तो उसे बोला जाता है जॉइंट सिटिंग बोला जाता है, संयुक्त बैठक बोला जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 108 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 108 में ये प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल नंबर 108 में प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष इस जॉइंट सिटिंग का जो है वो चेयरिंग करेगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पे देखेगा और फिर बहुमत से प्रावधान किया जाता है। तो इस तरीके का अगर कोई जो बिल वगैरह पास करना होगा और राज्यसभा अड़ंगा लगा रही होती है, निश्चित सी बात है, तो यहाँ पे जॉइंट संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और मोस्टली सीधी सी बात है, इसमें आप अनुमान लगा के देखिए कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो आप देखिए, लोकसभा के जो 543 हैं और राज्यसभा के 245 हैं, और यहाँ इन दोनों को बुला के और इनसे बोला जाए कि भाई लाओ बहुमत, तो सीधी सी बात है लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोकसभा के वोट कर जाएंगे, तो निश्चित सी बात है आराम से वो बिल पास हो जाएगा। तो जब भी नॉर्मली ऐसा लगता है कि भाई राज्यसभा जो है वो गतिरोध उत्पन्न कर रही है इस बिल को पास करने में, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ओके, 109 और 110 जो है वो अपना 109 जो है वो वित्त विधेयक है और 110 जो है वो अपना धन विधेयक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 109 वित्त विधेयक जिसे हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल, और 110 जो होता है वो अपना धन विधेयक। और इस धन विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, राज्यसभा इसे रोक भी नहीं सकता, लोकसभा के पास में अधिक अधिकार है। राज्यसभा को ये बिल पास करना ही होता है। इस तरीके से धन विधेयक को डिफाइन करने का जो अधिकार दिया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के पास में ये अधिकार होता है, और धन विधेयक जो होता है वो टैक्स रिलेटेड होते हैं। तो एक चीज़ और फ्लो में आप ध्यान रखना चाहें तो आपसे पूछे कि क्या धन विधेयक जो होते हैं वो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? हाँ, ये बात सही है, लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? ऐसा उल्टा जरूरी नहीं है। एक धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक बड़ा इलाका है और धन विधेयक छोटा इलाका है। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक की टेरिटरी में आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सारे वित्त विधेयक धन विधेयक हो। तो ऐसा अपोजिट में है। मतलब आप अगर आप थोड़ा बहुत भी ये ग्राफ वगैरह जानते हो, आपने कभी लॉजिक रीजनिंग पढ़ी हो, तो इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इस तरीके से सुना हुआ आपने, वहाँ आते हैं ना कि सारे के सारे जो अखबार कागज़ से तैयार होते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि सारे कागज़ से ज़रूरी नहीं है अखबार तैयार होते हो, उस तरीके के, और ये रीजनिंग का होता है। तो बस इतना समझ लीजिए कि
सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे वित्त विधेयक धन विधेयक हों, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आर्टिकल नंबर 109 बात करता है वित्त विधेयक की, 110 बात करता है धन विधेयक की, 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में 112 बात करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यही हमारी संसदीय प्रणाली है। ये किसका पॉइंट है? ये संसदीय प्रणाली का। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है अपनी विधायिका यानी संसद के प्रति। संसद में एक चीज़ आप ध्यान रखें, तो मैंने शायद पहले भी बता दिया आपको, मंत्रिपरिषद करके कोई शब्द दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया है संसद के अंतर्गत, ठीक है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट ये शब्द नहीं दिया गया है। तो ये ओरिजिनली जो टॉप जो मंत्री होते हैं 15-20 वो तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल में आते हैं, लेकिन राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री और ये कैबिनेट मंत्री इन तीनों को मिलकर के जो है वो मंत्रिपरिषद बनता है। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है और अपने संविधान में मंत्रिपरिषद ही शब्द दिया है, मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया। ओके, तो ये बात हुई अपनी लोकसभा के रिगार्डिंग। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ध्यान रखनी है। चुनाव राष्ट्रपति की तरह किया जाता है। अब लोकसभा राज्यसभा में से राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप ध्यान रखें। आर्टिकल नंबर 249, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो राज्य की अगर विषय है और राष्ट्रीय महत्व का अगर उसे घोषित कर दिया जाए तो निश्चित सी बात है उसमें जो है वो कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? केंद्र के द्वारा कानून बनाया। अभी थोड़ी देर पहले बात ये मैंने की है। 249 आर्टिकल ध्यान रखने वाली बात है। आर्टिकल नंबर 312 में केवल राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है और 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। तो कहीं पे भी अगर नया आपको अखिल भारतीय सेवा बनानी हो तो IAS, IPS और IFS तो हैं, लेकिन और कोई नई सेवा बनानी हो तो ये अधिकार किसके पास में? आर्टिकल नंबर 312 के तहत में ये अधिकार राज्यसभा के पास में ओरिजिनली। ओके, राज्यसभा साधारण विधेयक तो अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है और धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकती है। तो साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने में या तो पास करे या उसका अपोजिट करे, दोनों कंडीशन करनी होंगी नॉर्मल विधेयक के रिगार्डिंग। और धन विधेयक के रिगार्डिंग सीधी सी बात है, लोकसभा ने अगर उसे पारित करके भेज दिया है तो राज्यसभा 14 दिन के अंतर्गत कुछ संशोधन सुझाव कर सकता है या पास कर सकता है, और पास नहीं करता है तो पास माना जाएगा 14 दिन के अंतर्गत। राज्यसभा उसे रोक नहीं सकता। धन विधेयक के मामले में ये पावर लोकसभा को एक्स्ट्रा दी गई है, ठीक है। धन विधेयक का मतलब एक तरीके से लोकसभा की पावर। धन विधेयक यानी पैसे के बारे में बात की जाती है, और पैसा किसका है? जनता का है। और जनता के पैसे के बारे में जो भी प्रॉपरली डिसीजन लेने हैं तो वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया जाना चाहिए, यानी लोकसभा को द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये अपना लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे एक ओवरव्यू में कंप्लीट होते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो डाले हुए हैं रिवाइज करने के उद्देश्य से इंग्लिश में। देखो, पार्ट 5 हमारा यूनियन चल रहा है और यूनियन के तहत हम पहले ही एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 61 जो है वो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है। 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और 64 जो होता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब हुआ राज्यसभा, राज्यों की काउंसिल यानी राज्यसभा। तो 64 में जो प्रावधान है वो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सभापति किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 64 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल नंबर 64 के तहत। एंड देन आर्टिकल नंबर 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डम्स यानी क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के तहत, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 74 और 75 में बात की गई है। 74 में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और 75 में कुछ अन्य प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें नियुक्ति कैसे की जाएगी ये प्रावधान है। तो बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही मंत्रिपरिषद बनाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 76 में बात की गई है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो कुछ प्रावधान है कि किस तरीके से कार्य करना है। तो उसमें 78 में ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ETC, यानी राष्ट्रपति को सूचनाएं देने की एक कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, वो आर्टिकल नंबर 78 के तहत दिया गया है। फिर हम चैप्टर 2 में जब आते हैं तो पार्लियामेंट, तो
पहला चैप्टर तो एग्जीक्यूटिव का हो जाता है, यहाँ पे पहला चैप्टर होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। एंड देन दूसरा चैप्टर जो आता है वो अपना यहाँ 79 के आर्टिकल से आता है, वो पार्लियामेंट के बारे में आता है, ओके। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें शामिल हो जाती है नॉर्मली संसद के अंतर्गत, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आर्टिकल नंबर 79 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की हमारे भारत की संसद कैसे बनेगी, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था, अब तो हमारे लिए सारी चीज़ें नॉर्मल सी बातें, लेकिन जब बनाया जा रहा था संविधान तब उन्होंने सारे प्रावधान किए थे, भाई संसद कैसी बननी चाहिए इसको पहले डिफाइन कर दो कि हम ऐसे ऐसी संसद बनाएंगे, उसके अंतर्गत ये चीज़ होगा। इसी आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही मिलकर के संसद बनेंगे, आर्टिकल नंबर 79 में ये चीज़ लिखी हुई है, ओके। देन फिर बात करें कि चलो ठीक है, अब यहाँ लिख दिया कि संसद का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा, संसद को कैसे बनाया जाएगा। तो बोले कि आप लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल लिख दो कि लोकसभा की संरचना क्या होगी। तो बोले ठीक है, 80 नंबर का तो राज्यसभा के लिए और 81 नंबर का अपना लोकसभा के लिए। हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। तो याद रखना सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 एंड 81, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग दी पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन आर्टिकल नंबर 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू द जॉइंट सिटिंग एंड टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। तो आर्टिकल 87 के तहत तो प्रेसिडेंट के पास में एक स्पेशल अधिकार है कि वो इन दोनों लोकसभा या राज्यसभा जो हैं उनको बुला करके और उन्हें संबोधित करे। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली जब कोई भी नई लोकसभा का गठन होता है तो दोनों को बुला करके वहाँ पे राष्ट्रपति संबोधित करता है, और राष्ट्रपति जो नए सत्र आते हैं उनमें भी स्पेशल प्रावधान के तहत ऐसा संशोधन कर सकता है। तो ये स्पेशल एड्रेस करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में। फिर उसके बाद में 89 में द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे बात की गई चेयरमैन कौन होगा, ये तो चेयरमैन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, और डिप्टी चेयरमैन उनकी सहायता के लिए उपसभापति भी होता है। याद रखना, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, उसके अलावा उस अध्यक्ष की सहायता के लिए एक पूरी टीम होती है, ठीक है। राज्यसभा में सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, एंड राज्यसभा में उपसभापति भी होता है। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति काम करेगा। फिर उसके बाद में एक पूरी टीम बनती है, एक कॉलेजियम बनता है। उपसभापति भी नहीं है तो उनमें से वरिष्ठ लोगों में से कौन कौन वहाँ पे जो है वो उसका अध्यक्षता करता है। देन आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये 93 जो बात करता है वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई है 93 में। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के एमपीज के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। एंड ओके, पिछली बार जो अपनी सुमित्रा महाजन मैडम थी, एंड अभी वर्तमान समय में ओम बिरला जी कोटा से आते हैं वो है। आर्टिकल नंबर 102 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप के बारे में बात की गई है। निर्वाचन आयोग कहेगा यहाँ पे कि इनको एमपीज को कुछ ना कुछ कंडीशंस के आधार पे उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है, तो निर्वाचन आयोग के कहने पर लोकसभा से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 102 में ये बात कही गई है। ओके, आर्टिकल नंबर 107 में प्रोविजन टू द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। सीधी सी बात है कि बिल कैसे बनाने कैसे पास करने, आर्टिकल नंबर 107 में प्रावधान है, और सीधा सा आसान सा तरीका अभी हम थोड़ी देर में बिल के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर राज्यसभा और लोकसभा में बन नहीं रही है तो वो जॉइंट सिटिंग करके और वहाँ पे उस बिल को पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर रेस्पेक्ट टू द मनी बिल, लेकिन मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 110 में दी गई है। ओके, एंड 111 में असेंट टू बिल्स, ये 111 राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए जब जाता है ना बिल, तो उसके रिगार्डिंग है। भाई फाइनली राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका है, और अब किसके लिए जाना है, एक्सेंट के लिए, अनुमति के लिए जाना है। और वो किसकी अनुमति, दस्तखत करवाने के लिए, तो वो राष्ट्रपति के दस्तखत कराने वाला एक पूरा अलग से आर्टिकल है। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड देन 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। एंड देन फिर आगे और थोड़े से प्रावधान आते हैं। चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। उसके बाद में चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी के बारे में बात की गई है। तो हम यूनियन जुडिशरी अपना नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम इंडियन इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट अपना पार्ट रहने वाला है। और चैप्टर 5 जो होता है उसका कैग के बारे में बात की जाती है। तो कैग वाला अपना पार्ट 6 के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो
अन्य गैर संवैधानिक निकाय हैं और संवैधानिक निकाय हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत शानदार 2 पेज के अंतर्गत मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, वो 2 पेज का फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। उसमें हम सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों को शामिल करेंगे। ओके, तो कैग के रिगार्डिंग आर्टिकल 148 से लेके 151 वाले हैं। चलो अब बिल और एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी भी विषय पे कानून बनाना है, अब कानून किसी भी विषय पे बनाना है तो कुछ भी आप शामिल कर लीजिए, नॉर्मली बनते ही रहते हैं, हर 5-10 दिन में कोई ना कोई कानून बनता रहता है। आईटी से रिगार्डिंग एक्ट बनाना है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग एक्ट बनाना है, कोई नई चीज़ आ गई है, विसिल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन। विसिल ब्लोअर वो होते हैं जो कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार की जानकारी अपने लोकतंत्र में पहुंचाने के लिए, यानी मीडिया के थ्रू पहुंचाने के लिए, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्रों के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। विसिल ब्लोअर हर संस्थान के अंदर से काम करते रहते हैं लोग, ईमानदार लोग जिन्हें बोल सकते हैं। तो विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए अगर एक्ट लेके आना है, और उसके अलावा पिछले समय पे मनरेगा लाए थे तो मनरेगा को भी एक्ट बना दिया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे कानून बनते रहते हैं। जो जो नई चीज़ लगती है कि इन पे कानून बना देना चाहिए ताकि आगे पुलिस इसके तहत काम करेगी, तो वो कानून बना दिए जाते हैं। दैट्स इट। अब कानून बनाने के लिए, कानून बनाने से पहले बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। नॉर्मली कानून की पहले ड्राफ्टिंग की जाती है, उसको पहले ड्राफ्ट किया जाता है बिल के रूप में, ठीक है। तो पहले एक बिल बनाया जाता है, यानी विधेयक बनाया जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मली एक प्रोसेस जो होती है वो आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों का अधिकतर रोल रहता है। आईएएस अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मान लीजिए कि कोई भी बिल बनाना है, मान लीजिए कि किस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपसे बोलूँ, मैं बोल देता हूँ कि एक जो बिल बनाया गया था, आईटी एक्ट बनाया गया, ठीक है, आईटी एक्ट, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा बिल बनाना है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अलग अलग प्रावधान होंगे, या सोशल मीडिया का गाइडिंग करने के लिए कोई एक्ट बनाना है तो आईटी एक्ट में शामिल करके बोलता हूँ वैसे। तो अब पहले सबसे पहले क्या होगा कि बैकग्राउंड में आईएएस अधिकारी, उनके साथ में काम करने वाले, और ऊपर से साइड में इधर से कार्यपालिका प्रधानमंत्री और जो भी अपनी कैबिनेट है वो थोड़ा सा दिशा निर्देश देगी, और ये पूरा एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, बिल बनाया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ रफ वर्क किया है अभी उन्होंने, इसमें प्रावधान लिख दिया कि ये डेफिनेशन इंटरनेट की, इंटरनेट फ्रॉड करने की डेफिनेशन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पे ये सज़ा मिलेगी, इसमें सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। और ये जो अपना एक्ट होता है इसमें सेक्शंस होते हैं। संविधान के अंतर्गत हमने आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली विधेयक के अंतर्गत जो होते हैं वो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 यानी सेक्शन 66 इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उसे ड्राफ्ट किया जाएगा, बिल के रूप में ड्राफ्ट किया जाएगा। अब इस बिल को या तो लोकसभा या राज्यसभा इनमें प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा, साधारण बिल है तो लोकसभा या राज्यसभा, ये प्रोसेस रहती है। साधारण बिल की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में भी शुरू किया जाता है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस उधर से आती है अपनी सरकार की तरफ से। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि मैं एमपी बन गया, मैं कोई एमपी बन के लोकसभा में पहुंच गया हूं, और मेरे दिमाग में कोई बिल का मसौदा आता है कि भाई ये ट्रिपल तलाक जो है वो ख़त्म होना चाहिए और इसके रिगार्डिंग बिल आना चाहिए, तो मैं एक प्राइवेट एमपी के रूप में भी अपना बिल ड्राफ्ट करके लोकसभा या राज्यसभा में डाल सकता हूं। आगे पास करने की प्रोसेस सेम रहने वाली है, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास करवाने वाला। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे उस बिल को ड्राफ्ट करके और लोकसभा या सभा के सामने रख रहा हूं तो वो प्राइवेट बिल रहता है, ठीक है। और सरकारी बिल यानी केंद्र सरकार उसे लेकर आए तो सरकारी बिल ही पास होते हैं नॉर्मली। अब एक अकेला एमपी लेके जाए और बिल को बोल दे और बाकी सब राजी हो जाए तो फिर केंद्र सरकार जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई ना। तो प्राइवेट बिल उतने पास हो ही नहीं पाते हैं, एक भी पास नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है। वो रखना होता है सरकार को ध्यान दिलाने के लिए, भाई ऐसा कर लो, बाकी प्राइवेट बिल पास नहीं होते हैं। तो सरकारी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए, ओके। अब लोकसभा में प्रस्तुत किए गए तो साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा अपना जो कुल सदस्य संख्या है और या उपस्थित सदस्य संख्या है उसके बहुमत से पारित कर देती है। फिर एक के बाद में फिर पारित हो गया तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए जाता है। आर्टिकल नंबर 111 अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद में उस बिल को एक्ट बोल दिया जाता है। अब वो बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अपना सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनली सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल, पहले विधेयक था फिर उसे सीएए कर दिया गया। पहले वो कैब था,
सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, पहले वो बिल था और फिर वो बाद में क्या हो गया, वो एक्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बोल रहा हूँ, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ पहले बिल होती है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद में वो एक्ट बन जाती है। यहाँ पे मैं आईटी एक्ट की बात कर रहा हूँ, तो पहले आईटी बिल था और लोकसभा राज्यसभा से निकलने के बाद में, राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद में वो क्या बन गया, वो एक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कानून पारित होता जाता है। ओके, तो नॉर्मली 3 तरीके के बिल होते हैं और बिल पारित होने के बाद में एक्ट बन जाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद में एक्ट बन जाते हैं। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब लगे कि संविधान में ही संशोधन करना है तो वो वाला विधेयक। तो तीनों की एक अलग अलग प्रोसेस होती है। तो संसद में पेश किए जाने वाले बिलों के थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। एक तो होता है साधारण बिल, तो सभी सामान्य विधेयक होते हैं और उनको 2 पार्टों में बांट सकते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। अगर मैं अकेला एमपी बोल दूं वहाँ जाके तो वो निजी विधेयक होता है, और एक सरकार लेकर के आए, कोई मंत्री प्रस्तुत करे उसको ड्राफ्ट को, तो वो होता है सरकारी विधेयक। तो इसमें प्रोसेस होती है, प्रथम वाचन किया जाता है, तो जो ड्राफ्ट में जो जो प्रावधान है उनको मंत्री या जिसको भी सरकार ने नामित किया है वो व्यक्ति पढ़ के सुनाएगा। सबके पास में, जितने भी एमपी उसमें बैठे हैं उनके पास में एक एक कॉपी होगी, और फिर वो लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही नोटिस दे चुके होंगे कि सर हम भी इसमें बोलना चाहते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा, श्रीमान XYZ जी आप खड़े होकर के आप कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग, यानी प्रथम वाचन में। और फिर जो भी सुझाव होता है वो प्रथम वाचन होता है। फिर द्वितीय वाचन में उसे प्रवर समिति को भी भेजा सकता है, ठीक है। एंड तृतीय वाचन में जो पास किया जाता है दोनों सदनों से, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में जाकर के सिग्नेचर किए जाते हैं, तो फिर वो बिल बन जाता है। तो प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होती है, उसमें जो है वो सजेशंस लिए जाते हैं, सजेशन के बाद में प्रवर समिति के पास में भेजा जा सकता है उसे, ठीक है। तो फाइनली उसमें ड्राफ्ट में कुछ भी चेंज करना होगा संसद के सदस्य ही चेंज करवाते हैं। एंड देन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब होता है जो उपस्थित लोग हैं उनका साधारण बहुमत, कोरम पूर्ति के बाद में जो उपस्थित लोग हैं वो साधारण बहुमत से पारित कर दो, और देन फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में एक्ट बन जाता है। तो ये होता है अपना साधारण विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये अपना इकोनॉमी लेवल वाला पार्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक का हिस्सा होते हैं। आर्टिकल नंबर याद रख लेना, बस 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा बताता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। 112 जो है वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में बात करता है। और धन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। धन विधेयक के बारे में मैंने पहले बताया कि धन विधेयक वाला जो कानून है उसको पहले तो डिफाइन कौन करेगा, उसकी परिभाषा कौन देगा, ये लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। तो ये सवाल एक हुआ। पहला सवाल क्या बनता है इसमें नॉर्मली कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है। ओके, धन विधेयक में दूसरा सवाल क्या बनता है, धन विधेयक में लोकसभा के पास में राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो वो किस तरीके से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में जो है लाया जा सकता है नहीं, पहले इंट्रोड्यूस किया जाना, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी, लोकसभा से, राज्यसभा से शुरुआत नहीं की जा सकती। अगली बात, धन विधेयक में राष्ट्रपति की प्रायर जो है वो अनुमति ले ली जाती है। बाकी में लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं राष्ट्रपति के, लेकिन धन विधेयक के रिगार्डिंग राष्ट्रपति से पहले ही सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं और उसके बाद में लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा उसे पारित करती है साधारण बहुमत से, और उसके बाद में वो राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा में उसे पास करना ही होता है, राज्यसभा की मजबूरी है एक्चुअली में, या तो वो पास करे या उसमें कुछ सुझाव करके लोकसभा के पास में भेज दे, और अगर 14 दिन में आपने कुछ नहीं किया तो 14 दिन में वो पास माना जाएगा, और ये सब 14 दिन के अंतर्गत करना है। इसलिए राज्यसभा के पास में पावर है ही नहीं धन विधेयक के रिगार्डिंग। तो ये 3 सवाल बनते हैं, तो तीनों याद रख लेना। पहला, कौन डिफाइन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, अधिक पावर जो है वो किसके पास में है, वो लोकसभा के पास में, और किस तरीके से, 14 दिन वाली प्रोसेस के आधार पे। आगे बात समझ में। ओके, अब कुछ संशोधन जो होते हैं वो होते हैं संविधान में संशोधन के लिए। अगर भारतीय संविधान, जो हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें लग रहा है कि किसी आर्टिकल में ही संशोधन करना है, मान लीजिए कि आर्टिकल 370 को ही हटाना है, आर्टिकल 35 को ही हटाना है, 35(1) में कुछ हटाना है, तो फिर वो जो है वो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मामला टफ रहता है, संविधान संशोधन करना उतना आसान नहीं होता। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है।
तो ये 3 तरीके से होता है संविधान में संशोधन। एक तो होता है साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब होता है, पहली बात तो कोरम पूर्ति होने के बाद में जितने लोग हैं उनमें से आधे प्लस एक जो है वो पारित कर दो, फाइनल मान लिया जाएगा। मान लीजिए साधारण बहुमत का आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साधारण बहुमत 543 MP है, ठीक है। अब मैं ऐसे लंप सम में 540 कर लेता हूँ, ठीक है। 540 MP की संख्या है, मान लीजिए 2-3 जो है वो MP वैकेंट सीट है और चुनाव नहीं हुए, ठीक है। 540 का जो गण पूर्ति होती है यानी कोरम पूर्ति होती है वो 1/10 कितना हुआ, 54, ठीक है। और मैं अगर इसे 543 के हिसाब से लूँगा तो 54.3, अब 54.3 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कम से कम 55 सदस्य शुरू होंगे तभी पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो पाएगी। तो कोरम पूर्ति के बाद जितने भी लोग हैं और उनका बहुमत, मान लीजिए कि 543 में से सिर्फ 300 लोग आए हैं, ठीक है, 300 लोग आए हैं, तो 300/2 + 1 यानी 151 लोग अगर पारित कर देंगे तो वो पारित मान लिया जाएगा उस सदन के द्वारा, ठीक है। लोकसभा से कर दिया, उसके बाद में फिर राज्यसभा के जाएगा, तो राज्यसभा में कोरम पूर्ति के बाद में जितने लोग हैं वो वोट कर देते हैं और बहुमत पारित कर देते हैं, तो वो पारित मान लिया जाता है। तो ये साधारण होता है नॉर्मली, जरूरी नहीं है कि 272 लोगों से ही पारित कराया जाए उसे, ठीक है। अभी आप ध्यान रखें, पूरी लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा में 272 सीट एक क्राइटेरिया है। क्यों क्राइटेरिया है? क्योंकि 543 और 543 का बहुमत जो होता है वो 273 होता है। 543 का बहुमत, 543 में 2 का भाग देंगे प्लस में थोड़ा बहुत जोड़ के, और ये 272 निकल के आता है। इसमें अगर हम भाग देते हैं तो 271.5 है, तो 271 पॉइंट तो MP हो नहीं सकते, तो 271 से ज़्यादा जो भी है 272, तो 272 जो है वो यहाँ पे पास होने के लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा किस में ज़रूरी है? वो ऐसा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में। तो यहाँ पे मतदान करने वालों का 2/3 और यहाँ पे मतदान करने वालों का 2/3 एंड सदन का बहुमत, ठीक है, यानी 272 सदन का बहुमत तो होना ही चाहिए, ओके। और एक तीसरा जो तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, वो होता है विशेष बहुमत और राज्य समर्थन। विशेष बहुमत के साथ में राज्यों का समर्थन भी जरूरी है, आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होता है। तो यहाँ कन्फ्यूज आ गए होंगे आप, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो संविधान में अगर संशोधन करना है, तो संशोधन अगर संविधान के अंतर्गत करना है तो संविधान संशोधन विधेयक बिल लाया जाता है, और ये बिल जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो हो सकता है साधारण, ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 368, और भाग कौन सा है? भाग नंबर 20 में। भाग नंबर 20 में आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। एक तो होता है साधारण, मतलब कोरम पूर्ति के बाद में जितने भी है उनका बहुमत। मान लीजिए कि 55 कोरम पूर्ति हुई, अगर 56 लोग आए हैं और 56 में से आधे से एक ज़्यादा अगर ने कर दिया तो वो पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतने से भी मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ साधारण बहुमत। एंड देन दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो होता है सदन का बहुमत जरूरी होता है, और सदन के बहुमत के अलावा उपस्थित का 2/3 बहुमत, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सदन का बहुमत तो 273 फिक्स हो गया, ठीक है, ये लोकसभा के लिए हो गया, और उपस्थित का 2/3। मान लीजिए कि उस दिन टोटल जो सदस्य संख्या है 543, और उस दिन जब वोटिंग करने वाली थे उस दिन सिर्फ जो है वो 300 लोग आए, ठीक है, और 300 लोगों में से 250 लोगों ने पक्ष में वोट दिया और 50 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, तो क्या विशेष बहुमत के तहत वो पारित मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भले ही 2/3 हो गए, 300 का 2/3 कितना होता है? 200 होता है, ये 2/3 से ज़्यादा हो गए, लेकिन पहली कंडीशन तो पूरी हुई नहीं, सदन का बहुमत 272 चाहिए, उतना तो हुआ नहीं। तो याद रखना, विशेष बहुमत सदन का बहुमत भी जरूरी है। अब 272 के बाद में भले 300 400 कितने भी जो है वो, लेकिन 2/3 होने चाहिए उपस्थित का, ओके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये होता है अपना विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का
समर्थन, तो आधे राज्यों का समर्थन के द्वारा जो है वो अगर संविधान संशोधन करना है तो वो किया जाता है। ओके, तो 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। तो बिल की बात चल रही थी, तो एक तो होता है अपना साधारण विधेयक, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक हो सकता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन प्रवर समिति के पास में भेजना एंड उसमें फाइनली ड्राफ्टिंग करते हुए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में वो एक्ट बन जाता है। दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक के रिगार्डिंग लोकसभा को अधिक पावर है, लोकसभा अध्यक्ष उसे डिफाइन करता है, राज्यसभा को 14 दिन के अंतर्गत ही उसे जो है वो पारित करना होता है, या संशोधन भेजना है तो संशोधन भेजें, अगर 14 दिन में वो नहीं करता है तो फिर उसे पारित मान लिया जाता है। उसके अलावा धन विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रायर जो है वो पहले ही अनुमति ले ली जाती है, पहले ही उसके दस्तखत करवा लिए जाते हैं। और ये साधारण बहुमत से रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे बताया था, जब राष्ट्रपति दस्तखत करता है तो आर्टिकल नंबर 111 के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, धन विधेयक 108, 110 एंड उसके अलावा 112 अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता चुका हूँ। ओके, अब संसद की शब्दावली थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू के रूप में। बाकी अपनी लेक्चर सीरीज जो फुल अपना कोर्स है अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देखेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो फुल कोर्स में मैंने सारे टॉपिक वाइज जो है वो पहले लेक्चर कराया है, फिर उसकी पीडीएफ दी है, फिर उससे रिलेटेड क्यूज दिया है एंड देन फिर मेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी उसमें कराए होंगे। तो वो फुल लेक्चर सीरीज अपने एप्लीकेशन पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे शामिल है। ठीक है, संसद में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं लाइक स्थगन, ठीक है, या सत्र बुलाना और संसद को भंग करना, इनका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि ऐसा होता है स्थगन शब्द, एडजर्नमेंट, ठीक है, तो ये संचित अवकाश होता है, सदन की कार्यवाही अगली तिथि तक स्थगित की जाती है। ऐसा बोल दिया जाता है कि मान लीजिए हमारा यहाँ चल रहा है शीतकालीन सत्र, ठीक है, कोई भी सत्र होता है वो 30, 35, 40 दिन तक चलता ही है नॉर्मली, ठीक है, 25 दिन आराम से। मान लीजिए किसी दिन सदन में कार्रवाई चलती रही है, अब सदन वाले हंगामा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने नहीं दे रहे हैं सामने वाले किसी को, और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष परेशान हो गए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद में बोल देंगे भाई कल तक जो है वो, या परसों तक, या 4 दिन तक या 5 दिन तक जो है वो इस सत्र को स्थगन किया जाता है। ठीक है, अब 4-5 दिन बाद में मिलेंगे, ऐसा उन्हें बोल दिया जाता है। 4-5 दिन आप घर पे हल्ला करो, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो संक्षिप्त अवकाश देना सत्र के अंतर्गत, सदन की कार्रवाई अगली तिथि तक स्थगित, 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, इस तरीके से होता है। संसद का सत्रावसान, सत्र अवसान यानी सत्र खत्म करना एक तरीके से। ओके, तो मान लीजिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, अब प्रोसेस पूरी हो गई, ठीक है, अब भाई अब अगली बार जो मिलेंगे हम आगे डिसाइड करके बोल देंगे 2 महीने 3 महीने बाद में, जब 4 महीने बाद में, जब हमें लगेगा। नॉर्मली हमारी संसद में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होता है, उसके बाद में अपना ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और उसके बाद में अपना मानसून सत्र होता है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, तो इन तीनों सत्रों में का सत्रावसान होता है। नॉर्मली रैंडमली कभी बुलाया जा सकता है, तो बुला लिया सत्र अगर बुला लिया, 3, 4, 5 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, उसके बाद में जब अंतिम दिन होगा सत्र का, उसके बाद में बोल दिया जाएगा सत्रावसान। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद का सत्रावसान करना, वह सत्र को समाप्त कर सकता है। तो किसके पास में अधिकार है? ये राष्ट्रपति के पास में। संसद को भंग करना, डिजॉल्व करना संसद को, ये मतलब सदन को जीवन समाप्त कर देना, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है, ओनली लोकसभा में होता है। तो मान लीजिए कि बहुमत अगर रहा नहीं किसी पार्टी का तो भंग करना होता है। मान लीजिए 5 साल हो गए तो भी भंग करना होता है। ठीक है, तो तब भी भंग करना होता है उसमें। तो सदन का जीवन समाप्त कर देना नॉर्मली ये लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा अस्थायी, उसे भंग नहीं किया जा सकता। और जिस दिन भंग किया जा रहा है उससे अगले 6 महीने के अंतर्गत जो है वो चुनाव करके नई सदन का गठन करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो ये कभी भी कराया जा सकता है सदन को भंग। मान लीजिए एक बार ऐसा कि 2004 में चुनाव होने थे दिसंबर में, अटल बिहारी जी को लगा कि यार अभी कंडीशन हमारी अच्छी है और अभी चुनाव करवा लेते हैं तुरंत के तुरंत, तो इस समय चुनाव करवाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने अप्रैल में ही चुनाव करवाए। तो उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को बोला कि चलो अब हमारी लोकसभा को भंग कर दिया जाए, और भंग करने के बाद में प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो के और नई सदन का गठन होना चाहिए। तो यहाँ पे भंग करवाया तो फिर चुनाव हुए, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी हार गए थे 2004 के चुनाव में। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है लोकसभा को भंग करने के रिगार्डिंग। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर कोई भी सदन तो क्या अपना लोकसभा ही भंग हो सकता है, राज्यसभा होता नहीं है।
तो अगर लोकसभा भंग होता है तो 6 महीने के अंतर्गत नई लोकसभा का गठन करना जरूरी है। सामान्यतः सदन की बैठक 11 से 1 बजे के बीच में और 2 से 6 बजे के बीच में होती है। पहले टाइम नाइट का भी होता था, रात में भी होती थी, लेकिन अभी वो नहीं होती। पहले बजट भी रात में प्रस्तुत किया जाता था, रात में 8 बजे 9 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ओके, तो ये होता है 11 से 1 और 2 से 4 के बीच में सदन का टाइम होता है। आप कभी कभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हंगामा होता हुआ देख सकते हैं, या आपने अभी देखा होगा, एक तो वीडियो ज़रूर देखा होगा आपने अमित शाह जी का, आप क्या बात करते हैं हम जान दे देंगे, ठीक है, उस तरीके से, या आप क्रोनोलॉजी समझिए, इस तरीके से होता है उनका, तो वो बोलते रहते हैं इस तरीके से। अमित शाह का या प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी जी की, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे। इवन एक सदन के कॉमेडी वीडियो भी आपके पास में आते होंगे। एक अठावले जी हैं, रामदास अठावले जी, वो भी बहुत शानदार कॉमेडी करते हैं। लालू प्रसाद जी का भी देखना आप लोकसभा में, आप टाइम मिले तो अटल बिहारी जी के भाषण देखना का भी, बहुत शानदार ज़बरदस्त भाषण होते हैं उसके, ठीक है। तो वो अलग ही है, तो मैं यहाँ पे बोलने जाऊँगा तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा उन चीज़ों में। आप खुद से सर्च करना लोकसभा में अटल बिहारी जी के टॉप भाषण, तो आपको आ जाएगा। बुलेटिन करना है एक तरीके से कुछ समय के लिए काट देना। ऐसा होता है जब किसी विधेयक पर बहस चल रही हो तो उसे अचानक से समाप्त कर देना। बुलेटिन करने की प्रथा ये फ्रांस से चल के आती है। तो बुलेटिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कट कर देना। मान लीजिए किसी बिल पे या विधेयक, हिंदी में विधेयक बोलेंगे इंग्लिश में, बिल पे बहस चल रही है किसी प्रावधान पे, और सरकार को लग रहा है यार इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अभी इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, तो ठीक है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष से बोल के और बोल देंगे भाई अब ठीक है, इतना जितना हो गया, बहस हो गई, वो काफ़ी है, अब इसे येस और नो बोलो बस आप, तो ठीक है, पढ़ लिया और बहस कर लिया, काफ़ी है, अब तो आप हाथ खड़े करो हाँ या ना, बस, ठीक है। तो अगर किसी भी विधेयक पे अचानक से जो है वो उस पर बहस को ख़त्म करना है तो उसे गुलेटिन कहा जाता है। गुलेटिन एक तरीके का पुराने समय पे हथियार था जिसके थ्रू फांसी की सज़ा दी जाती थी। ऊपर से जो है वो एक तरीके से धारदार हथियार होता था, और नीचे जिस व्यक्ति को मारना होता था उसकी गर्दन होती थी, वो अचानक से ऊपर से उसे छोड़ दिया जाता था और नीचे गर्दन कट जाती थी। तो इसी तरीके से यहाँ विधेयक पे चर्चा चल रही है और उस विधेयक की चर्चा को कट कर दिया, चलो ठीक है वोटिंग कराओ, इस तरीके से, तो बुलेटिन वहाँ से ले लिया गया। तारांकित प्रश्न भी होते हैं इसमें, जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, तो सदस्य उत्तर मौखिक रूप में चाहता है तो प्रश्न तारांक होते हैं, और अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई एमपी है, आपने मैं मान लेता हूँ उसे XYZ दौसा जिले से, ठीक है, तो दौसा जिले का एमपी, और वो वहाँ पे किसी जनजाति के रिगार्डिंग या कोई जल के रिगार्डिंग या नदी विवाद के रिगार्डिंग आंसर चाहता है एमपी, तो वो वहाँ पे लिख के दे देगा कि ये मेरा तारांकित प्रश्न है और इसका आंसर मैं मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से मौखिक चाहता हूँ। तो जब जल शक्ति मंत्री वहाँ पे उस लोकसभा में उसका आंसर देंगे तो वहाँ मौखिक रूप से दिया जाएगा। अब जब वो मौखिक रूप से आंसर दे रहे हैं कि भाई हमने ये योजना चलाई आपके इस संसदीय क्षेत्र में और इस योजना पे इतना काम हो चुका है, इतना काम बाकी है, उस समय मौखिक रूप से उस समय जिस भी एमपी ने जो है वो क्वेश्चन डाला है, वो वहाँ खड़ा होके अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकता है बीच में, सर आपने ऐसा बोला लेकिन इसमें हमारे वहाँ पे मैंने देख के आया हूँ ऐसा नहीं है, तो इस तरीके से अनुपूरक प्रश्न भी किए जाते हैं। तो ये तारांकिक वाले होते हैं, ठीक है, तारांकिक। और अतारांकिक प्रश्न वो होते हैं जब उत्तर लिखित में दिए जाते हो, 230 शब्दों से। बहुत सारे एमपी अपने संसदीय क्षेत्र के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो जो योजना है उसमें क्या प्रोसेस चल रही है, या वो जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे चल रहा है, या हमारे यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम हुई उसका क्या सॉल्यूशन किया आपकी सरकार के द्वारा गया। तो एमपी एक तो पूछ सकते हैं तारांकित, जिसमें जो उत्तर देने वाला मंत्री है या मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो खड़े होकर उत्तर और मौखिक रूप से देता है, जिसमें अनुपूरक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक होते हैं अतारांकिक, ठीक है, जो उत्तर जो है वो लिखित में लिख करके और दे दिया जाता है उस व्यक्ति के लिए कि भाई ये रहा आपका लिए उत्तर, ओके, और उसमें शब्द सीमा भी है, आप ध्यान रखने वाली बात है नहीं उसमें। अविश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये शब्द जो है वो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जब कोई पार्टी के पास में बहुमत नहीं रहता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी पार्टियाँ ऐसा हल्ला गुल्ला करती रहती हैं। लाइक मान लीजिए एमपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार बनी थी 2019 में कमलनाथ जी के द्वारा, उसकी अध्यक्षता यानी मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी, ओके। फिर धीरे धीरे विजय राजे सिंधिया एंड अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने कुछ एमएलएज को अलग करके महाराष्ट्र के किसी होटल में ठहरा दिया गया। तो जो बहुमत चाहिए था वो बहुमत नहीं रहा, तो बीजेपी वाली पार्टी लेकर के आई अविश्वास प्रस्ताव,
ठीक है। या तो उससे पहले जो है वो कमलनाथ जी अपनी इस्तीफा दे के हट जाएं, वो ठीक है। और अगर इस्तीफा दे के हट नहीं रहे हैं तो फिर विपक्षी पार्टी लेके आती है अविश्वास प्रस्ताव कि भाई अब आप पे अब विश्वास नहीं रहा। भाई मान लीजिए हमारे राजस्थान की बात चल रही है कंडीशन में, तो 200 एमएलए, ठीक है, और 200 एमएलए के लिए बहुमत चाहिए होता है, किसी भी पार्टी को बहुमत चाहिए होता है 101 का, ठीक है, बहुमत चाहिए होता है 101 का, ठीक है। तो अगर किसी भी पार्टी के पास में 101 एमएलए नहीं रहे तो वो जो है वो बहुमत नहीं रहा उसके पास में। तो ऐसा ही हुआ, सचिन पायलट जी थोड़ा सा अलग होके चले गए थे, तो अशोक गहलोत जी ने गोलबंदी करके जैसलमेर में सभी एमएलएज को वहाँ पे जमा कर दिया, निर्दलीय लोग एमएलए को ले लिया, दूसरी पार्टी के एमएलएज को भी शामिल करवा लिया, और फिर कहीं ना कहीं करके उन्होंने अपना जुगाड़ करके 107 एमएलए कर लिए। और उसी समय पे जो है वो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी कि भाई वोटिंग करवाओ, आपके पास में जो है वो अभी एमएलए रहे ही नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव के रिगार्डिंग फिर जो पार्टी बहुमत में उसको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है, यानी सदन में आके और वहाँ पे बहुमत साबित करना होता है अपना कि भाई हमारे पास में बहुमत के सदस्य हैं। विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है, 10 दिन के अंतर्गत चर्चा होती है और फिर उसमें मतदान किया जाता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम चलता रहता है, ओके। एक होता है शून्यकाल शब्द यहाँ पे, तो 12 बजे के ठीक बाद ये आरंभ होता है और 1 घंटे तक चलता है। इसी के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये शून्यकाल जो है वो 12 बजे के ठीक दोपहर में 12 बजे के बाद शुरू होता है, 12 से 1 के बीच में जो टाइम होता है उसे शून्यकाल बोलते हैं। और इसी में ध्यान आकर्षण वाली बातें बोली जा सकती हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमली सवाल पूछे जा सकते हैं 12 से 1 के बीच में। तो टाइमिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, वो टाइमिंग होती है 11 से 1 और 2 से 6। तो यहाँ 11 से 12 तो उत्तर दिए जाएंगे तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के, लेकिन 12 से 1 जो टाइम होता है वो टाइम होता है शून्यकाल, 0 आवर टाइम का, ठीक है, 12 से 1 वाला। और इस टाइम पे बिना जो है वो तारांकित अतारांकित डायरेक्टली ध्यानाकर्षण के उद्देश्य से भी जो है वो एमपी खड़े होकर के बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना शून्यकाल। ये अपने बात हुई संसद के शब्दावलियों के रिगार्डिंग। संसद हम पहले देख चुके हैं, राज्यसभा और लोकसभा सारे प्रावधान मैंने आपको बताए। लोकसभा एमपी अगर आपको बनना है तो 25 वर्ष उम्र होना जरूरी है, राज्यसभा एमपी बनना है तो आपको 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा जो है वो 5 साल का कार्यकाल होता है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा जो होता है वो उसे असीमित कार्यकाल है उसका, लेकिन उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा के रिगार्डिंग मैंने जो लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान था, राज्यसभा के रिगार्डिंग राज्यसभा सभापति का जो प्रावधान था उसके बारे में मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं संसदीय शब्द। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यूजफुल है और मेंस के एग्जाम के हिसाब से भी यूजफुल है। अब मेंस वाले आंसर तो आप यहाँ से नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है इसके रिगार्डिंग और काफ़ी डीप में जाना होता है इसमें। तो मेरा जो फुल लेक्चर सीरीज है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, आपको संसदीय शब्द। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो पूछा जा सकता है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऐसा होता है कि संसद में बहुत सारे कार्य करने होते हैं मंत्रियों को। अब इतने कार्य होते हैं कि मंत्री उन कार्यों को नहीं कर सकते, बहुत सारा कार्य होता है। तो उन कार्यों को करने के लिए संसद में समितियां बना ली जाती हैं और उनको कार्य दे दिए जाते हैं। भाई संसद आप ये कार्य कर दीजिए, अनुमान समिति के लिए अलग कार्य है, लोक सेविका समिति के लिए अलग कार्य। तो विभिन्न विशेष कार्यों के लिए समितियां बनाई जाती हैं। तो एक तो होती हैं स्थायी समितियां जो हमेशा बनाई जाती हैं, वो तो कंटिन्यूस होती है, और एक होती हैं तदर्थ समितियां, एडॉक। मान लीजिए कोई ज़रूरी काम आ गया और अचानक से कोई काम आ गया और उस काम कराने के लिए फिर तदर्थ यानी तुरंत के समय पे एक समिति बनाई जाती है जो अगले 10-20 दिनों में वो कार्य कंप्लीट करके देती है, ठीक है। तो स्थायी समितियां जो हैं वो अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति और संयुक्त संसदीय समिति, ये जो हैं वो स्थायी समितियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनका गठन कैसे होता है ये ऑब्जेक्टिव सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अनुमान समिति जिसे एस्टिमेट समिति बोला जाता है, तो ये अनुमान लगाती है जो कि जो व्यय खर्च हुआ वो सही लगा है या नहीं है, तो ये चेक करने का काम करती है। कैग इसके सपोर्ट में रहता है, ठीक है। तो सरकारी व्यय और अनुमानों के संबंध में विचार करना और मितव्ययता कैसे लाना है इसके रिगार्डिंग जो है वो 30 एमपी की जो है एक समिति होती है और ये सभी एमपी लोकसभा के होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष किसी को बोल देगा कि आप इसके अध्यक्ष हो एंड 30 लोगों की एक लोकसभा एमपीज की
इसमें सिर्फ लोकसभा एमपी होते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है। बाकी में लोकसभा और राज्यसभा एमपी होंगे, लेकिन अनुमान समिति में जो सरकार ने खर्च किया है उसका अनुमान लगाना कि यह सही किया है, गलत किया है, और आगे अगर करना है तो उसमें मितव्ययता कैसे लानी है उसके रिगार्डिंग जो है वो अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं। देन लोक लेखा सेवा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की पॉइंट याद रखना कि कैग जो होता है अपना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करना और प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करना। तो कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। उसके अलावा यहाँ पे कैग की रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति के पास में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में, और ये लोक लेखा समिति कैग की सहायता से सारी चीज़ों को निरीक्षण करता है, फिर उसके बाद में उसे संसद में प्रस्तुत करवाता है। तो ध्यान रखना लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। काम क्या होता है? कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करना और प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करना, ये इसका काम का होता है। एंड देन नेक्स्ट समिति है लोक उद्यम समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जो अपनी पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनके रिगार्डिंग एक अलग से स्पेशल उनको चेक करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कमिटी है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। सरकारी आश्वासनों समिति एक समिति होती है, तो इसमें कुल मिला के 25 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ओके, तो सरकारी आश्वासनों के संबंध में एक समिति होती है। और संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये एक तरीके से एडॉक कमेटी है। ठीक है, एडॉक कमेटी होती है, तदर्थ होती है, किसी कार्य के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री बनाई जाती है। तो पक्ष विपक्ष दल की संयुक्त रूप से कमेटी का गठन किया जाता है, विशेष मामलों में किया जाता है। ये एडॉक कमेटी है। ओके, ध्यान रखना, तदर्थ समिति है। जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ था तो फिर वहाँ मांग की जाती है भाई संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, संयुक्त। और 2G घोटाला हुआ था उस समय भी यही मांग की गई थी, तो मजबूरी में उन्होंने बना पड़ा। हर्षद मेहता का घोटाला आपने देख लिया होगा, वेब सीरीज देख ली होगी 1992 स्कैम वाली, हर्षद मेहता स्कीम, और केतन पारित की स्कैम भी उसी तरीके से हुआ था बाद में। तो इन सब के लिए जब भी स्कैम्स होते हैं या कोई बड़ी बात होती है तो वहाँ पे जो है वो संसद में संयुक्त समिति बनाने का प्रावधान है एडॉक कमेटी के रूप में। अब जैसे फार्म बिल्स थे तो उन फार्म बिल्स को सरकार ने लागू कर दिया, बाद में रिपील भी कर दिया, लेकिन बीच में डिमांड उठने लगी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाओ और वो चेक करेगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें हटा देनी चाहिए। तो संयुक्त समिति ये एक एडॉक कमेटी के रूप में होती है और इसमें दोनों ही शामिल किए जाते हैं, पक्ष के और विपक्ष के एमएलए शामिल किया। सिर्फ और सिर्फ सरकार वाले एमएलए नहीं रहेंगे, फिर तो मतलब ही नहीं रहा जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का। ओके, और अध्यक्षता इसकी नॉर्मली विपक्ष का जो नेता होता है वो करता है, यानी विपक्ष का कोई व्यक्ति करता है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बातें कुछ कमेटियां, बस आपको उसमें क्या रखना है। अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक उद्यम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। सरकारी आश्वासन वाली समिति में 25 सदस्य होते हैं। और संयुक्त संसदीय समिति जो है वो एडॉक कमेटी है और इसमें डिसाइड उसी टाइम किया जाता है। और इसमें लेकिन ध्यान रखने वाले पक्ष से और विपक्ष से लिया जाता है और विपक्ष में से ही किसी को जो है इसका चीफ बनाया जाता है। तो स्पेशल केस है जो बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता या 2G स्कैम, इन पे ये बात करती है। सो राइट नाउ हम जो है वो केंद्र के लेवल पे विधायिका को देख चुके हैं और यहाँ पे अगर हम आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट वो बात कर चुके हैं, पूरा मैंने अभी आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं हमारे राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल उतना टफ नहीं है, केंद्र के लेवल पे समझ में आ गया, वही काम जो है वो यहाँ पे राज्यों के लेवल पे होने वाले हैं। ठीक है, केंद्र पे संसद का मतलब होता था राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्य के लेवल पे राज्य विधायिका का मतलब क्या होगा? राज्यपाल, विधानसभा एंड कहीं कहीं पे विधान परिषद। अब सब जगह विधान परिषद है नहीं, तो कहीं कहीं पे भी जहाँ पे भी है 8 राज्यों में वहाँ विधान परिषद। तो एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो हमारे राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो हमें वहाँ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता उसमें। ओके, तो विधानसभा को हम प्रथम सदन या निम्न सदन बोलते हैं। ऐसे ही वहाँ पे हमने लोकसभा को बोला था प्रथम सदन या निम्न सदन, और वहाँ राज्यसभा को हमने बोला था उच्च सदन बोला था। ओके, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ पे लोग जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व होता नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 170 बात करता है किसके बारे में? विधानसभा के बारे में। और आर्टिकल नंबर 169 विधान परिषद का गठन कैसे किया जाएगा, और आर्टिकल नंबर 171 विधान परिषद की संरचना क्या होगी।
तो अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो 169, ध्यान रखने वाले बात है, 169 किसका है, विधान परिषद से गठन से रिलेटेड, और 170 जो है वो अपना जनता का अपना विधानसभा के रिलेटेड। अच्छा, याद करने का थोड़ा सा मैंने अब वहाँ पे लिखा हुआ था मैजिक ऑफ 90 करके एक चीज़, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, तो याद करने का आसान सा हो गया, मैजिक ऑफ 90 से शायद आप याद कर पाओगे। मैजिक ऑफ 90 शब्द है एक तरीके से। मैंने वहाँ पे ऊपर मैंने आपको बोला था केंद्र के लेवल पे, ठीक है, केंद्र के लेवल पे एक ट्रिक से याद कराया था, सरला, ठीक है। 79 में लिखा हुआ है कि संसद का मतलब क्या होगा, राज्यसभा का, ठीक है, 80 में लिखा हुआ है, और लोकसभा का 81 में लिखा हुआ है, ये होगा केंद्र। अब हम राज्य के लेवल पे आते हैं, राज्य के लेवल पे, तो अब इसमें आप एक काम करिए, इसमें 90 जोड़ दीजिए, ठीक है, 90 जोड़ दे दिए, यहाँ पे हम 90 जोड़ते हैं तो 169 आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम जोड़ देते हैं वो 170 आता है। तो एक्चुअली में 90 की बजाय इसे 89 जोड़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ 169 और यहाँ 170, ये मैजिक ऑफ 89 का करना पड़ेगा आपको, 89 का मैजिक। 80 में इतना जोड़ा तो ये बात हो गई अपनी विधान परिषद, और 170 हो गई विधानसभा, ठीक है, याद कर लेना, अब ध्यान रह जाए जैसे भी याद कर लेना, ओके। 170 किसका रिगार्डिंग हुआ, विधान परिषद। मैजिक ऑफ 90 की बजाय मैजिक ऑफ 89 है वो, 89 जोड़ने के बाद में राज्य का विधानसभा और राज्य का विधान परिषद निकल के आता है, जैसे वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा थे, वहाँ पे 89 जोड़ने पे, तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 170 पे राज्य विधानसभा और 69 पे राज्य विधान परिषद, और उसमें 71 उसकी संरचना क्या होगी है। नॉर्मली कोई भी विधानसभा बनती है तो उसमें मिनिमम 60 एमएलए होना जरूरी है, लेकिन कुछ राज्यों में जो है वो अब बात दिए गए हैं, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, ये थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए, ठीक है, आप 60 से कम रख सकते हो। नॉर्मली कोई भी राज्य बनता है तो उसमें 60 एमएलए होना जरूरी होता है, और अधिकतम 500 एमएलए हो सकते हैं, हाईएस्ट एमएलए की संख्या 500 हो सकती है, यूपी में 400 प्लस है, ओके। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली 500 एमएलए का, और वो आपको ध्यान होगा इनका 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं बन सकते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मंत्री क्योंकि 15% से अधिक नहीं होते। अगर विधान परिषद के बारे में बात करें तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो आसान भाषा में समझना हो तो हम अपने राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, विधानसभा हमारे राजस्थान में विधान परिषद है नहीं एक्चुअली में, लेकिन अगर मान लीजिए कल को हम विधान परिषद बनाते हैं तो 200 के 1/3 से ज़्यादा जो है वो हम जो है वो विधान परिषद के एमएलसी नहीं रख सकते, 60 या 67 इतने ही होंगे, बहुत नाम मत होते हैं, और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषद है। एक्चुअली में अब राज्यों का इश्यू रहता है 8 राज्यों में, वो जम्मू कश्मीर में भी थी तो वो हो चुका है, बिहार, एमपी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो 6 राज्य। जम्मू कश्मीर वाले को मैं हटा देता हूँ, जम्मू और कश्मीर में एमएलसी अभी हट गई है, राज्य नहीं है, तो 6 राज्य ही मैं बोलूँगा, ओके। बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, यूपी में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, बिहार, एमपी, कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, ये राज्य हैं जहाँ पे जो है वो विधान परिषद है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रति दूसरे वर्ष 1/3, जैसे अपना राज्यसभा में था सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो अगर अभी एग्जाम में अभी पूछा जाए आपसे और कितने राज्यों में एमएलसी वाला सिस्टम है यानी अपना विधान परिषद है, तो 6 राज्य याद रख लेना आप, 6 राज्य याद रख लेना। और अगर मैं मैप के थ्रू याद कराने की कोशिश करूं तो मैप से तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ओके। लेट मी शो यू सम, यहाँ मैंने एक इमेज ऐड करी है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 राज्य, एक्चुअली में पहले 7 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में मानते थे पहले, तो वो 7 राज्य, ओके। कौन कौन से राज्य हैं तो इस इमेज के थ्रू आप याद कर सकते हो, क्योंकि वो सब राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो यूपी वाला और बिहार वाला, ठीक है, उसके बाद में एमपी वाला तीसरा स्टेट, उसके बाद में महाराष्ट्र वाला चौथा स्टेट, फिर उसके बाद में 5वां आंध्र प्रदेश और 6वां तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिनमें यहाँ पे एमएलसी है, ठीक है, ओके।
तो 6 राज्यों में अपनी विधान परिषद है, बिहार, एमपी, कर्नाटक, हाँ कर्नाटक भी शामिल है उसमें, एंड यूपी भी है, आंध्र प्रदेश भी है और तेलंगाना भी है। ठीक है, बिहार, एमपी, कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक अपना महाराष्ट्र भी शामिल है। तो महाराष्ट्र भी शामिल करना होगा आपको। ओके, महाराष्ट्र में भी एमएलसी है। तो कुल मिला के आज के टाइम पे एग्जाम में पूछा जाए तो 7 राज्य आपको बोलने पड़ेंगे। ओके, दैट्स इट। तो एमएलए बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री की परिषद पे सलाह पे राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन 6 माह से अधिक समय तक का अंतर नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में, और अगर भंग हो जाती है तो उसके बाद में चुनाव भी होने चाहिए। ओके, गणपूर्ति कुल का 10% सदस्य होने चाहिए, जैसा पहले ही मैंने आपको बताया। कोरम पूर्ति के लिए अध्यक्ष जो होता है सदन के सदस्यों द्वारा सहमति से निर्वाचित किया जाता है। हमारे यहाँ पे जोशी जी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यही बात मैंने केंद्र के लेवल पे आपको बताई थी। तो इस तरीके से अपना राज्य के लेवल पे विधान परिषद होता है। ये प्रमुख आर्टिकल हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये आर्टिकल नंबर 153। ये गवर्नर के बारे में बात की गई है। अपॉइंटमेंट का कौन करेगा ये 155 में है। ओथ 159 में है। वो ध्यान नहीं रखने हैं उतने आर्टिकल, लेकिन एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। एक तो अपना पहला आर्टिकल 153 वाला हुआ, एक आर्टिकल 161 वाला मैं पहले बता चुका हूँ, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डम्स, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो है अपना आर्टिकल नंबर 165 एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। उसके बाद में यहाँ पे 169 पे, ठीक है 69 पे, 168 में तो कैसे लेजिस्लेटिव स्टेट क्या बनना चाहिए वो, 69 में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के बारे में बात करती है, और 70 में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 170 में विधानसभा के बारे में बात की गई है। ओके, उसके बाद में राज्य स्पीकर के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 178 के बारे में बात है। ओके, फिर राज्य में डेफिनेशन मनी बिल की 199, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राज्य में बजट आर्टिकल नंबर 202 के तहत दिया जाता है। 182 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के कैसे होंगे, तो वही आर्टिकल नंबर 182 में। अब हम बात करते हैं पंचायती राज की। तो गांव के लेवल पे पंचायती राज की शुरुआत जो है वो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों पे की गई थी। शुरुआत में हमारे राजस्थान में नागौर में सबसे पहले यहाँ पे पंचायत राज शुरू हुआ था। तो विकास यात्रा अगर देखें तो डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल पे, यानी जो है वो ज़मीनी स्तर पे लोकतंत्र पहुँचना चाहिए, गाँव के लोगों को लोकतंत्र मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास केंद्र कार्यक्रम शुरुआत की गई थी 1952 पे। जैसे हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम बोलते हैं, इसी के तहत हमारे राजस्थान में जो है वो शुरुआत में गांव के लेवल पे जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो प्रमुख समितियाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यूजफुल होती हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीके वी राव समिति और लक्ष्मीलाल संघवी। इन समितियों ने क्या सिफारिश की और उनके एक्शन क्या लिया गया। तो शुरुआत में बलवंत राय मेहता समिति बनाई 1957 में। इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और महिलाओं को आरक्षण दिया ना जाना चाहिए। तो महिलाओं को आरक्षण तो नहीं दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों ने, लाइक सबसे पहले हमारे राजस्थान में नागौर में प्रथम पंचायत जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई। उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने जो है वो लागू किया। फिर अशोक मेहता समिति आई, उन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय की बजाय द्विस्तरीय कर लीजिए। अब त्रिस्तरीय द्विस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय का मतलब ये हो रहा है कि एक होता है जिला लेवल पे, एक होता है ब्लॉक लेवल पे, एक होता है गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे। तो अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा, एक सरपंच का चुनाव होता है, एक प्रधान का चुनाव होता है, एक जिला प्रमुख का चुनाव होता है। ये 3 स्तर हुए, जिला प्रमुख, प्रधान एंड सरपंच। ठीक है, तो ये 3 स्तर होते हैं। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, उन्होंने बोला 3 की बजाय 2 ही कर लो, जिला और गांव के लेवल पे, तो फिर उसको नहीं माना गया। फिर उसके बाद जेके वी राव समिति आए, उन्होंने बोला 4 लेवल पे कर दो। फिर उनकी भी अलग सजेशन थे, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आती है लक्ष्मीलाल संघवी समिति। इन्होंने बोला कि बाकी सब चीज़ करते रहना, लेकिन पंचायती राज को आप संवैधानिक दर्जा दिलवा दो। तो राजीव गांधी ने सबसे पहले शुरुआत की इस काम के लिए, उन्होंने ट्राई किया, इसलिए पंचायती राज का जनक उन्हें बोला जाता है। ठीक है, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अपना पीवी नरसिंह राव के समय पे आया। तो 73वां अपना पंचायत राज के रिलेटेड और 74वां अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी निकाय के रिलेटेड है। ओके,
तो पंचायत राज का तात्पर्य है ग्रामीणों को अपना ग्राम प्रशासन विकास अपनी इच्छा एवं जरूरतों के अनुसार करने का अधिकार हो। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो की पॉइंट मेंस के हिसाब से पूछ लिया जाए, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, प्रशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले शुरुआत ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया। 2 अक्टूबर 1959 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे राजस्थान में आए थे और नागौर में उन्होंने पंचायत राज की शुरुआत की थी। ठीक है। बाकी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के अंतर्गत अनुसूची 11 में जो है वो 29 विषय जोड़ दिए गए। तो त्रिस्तरीय ये हुई। अभी बात करते हैं त्रिस्तरीय जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता चुका संघ और राज्य, अब स्थानीय के बारे में भी 3 स्तर हैं। ठीक है। पंचायत राज में 3 स्तर कौन सा हुआ? पहला हुआ ग्राम पंचायत, दूसरा हुआ पंचायत समिति और तीसरा हुआ जिला परिषद। और अगर शहरी की बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। ये ऊपर नीचे नहीं होते, लेकिन अगर कोई शहर छोटा है तो नगर निगम बनती है, उससे बड़ा है तो नगर परिषद बनती है, और बहुत बड़ा है तो नगर पालिका बना दी जाती है। आर्टिकल नंबर 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बात की जाती है। भाग 9 के अंतर्गत, भाग 9 ए के अंतर्गत 243 पी से जेड जी तक के शहरी स्वशासन के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रावधान पैसा के बारे में किए हैं, तो ये प्री ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचायत राज जो एक्सटेंशन किया गया था शहरी क्षेत्रों में, वहाँ के रिगार्डिंग है। ठीक है। ये 1996 में जो शुरुआत की गई थी। 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची अगर आपको ध्यान हो तो ट्राइबल स्टेट्स के बारे में बात करती है। तो उन 10 राज्यों के लिए ये पंचायत राज का एक्सटेंशन किया गया था। तो बस एक चीज़ है यहाँ पे, पंचायत राज्यों में जो ग्राम सभा होती है वो बहुत अधिक पावरफुल होती है ग्राम पंचायत की तुलना में। ग्राम सभा लोगों के पास अधिक अधिकार होते हैं यहाँ पे। तो कोई भी अगर वहाँ पे खनन करना है किसी भी कंपनी को, तो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। कोई भी कार्य करना है तो ग्राम सभा से परमिशन लेते हो। उस ग्राम सभा का मुख्य कार्य होता है उनके ट्रेडिशन और उनके जो कस्टम्स, परंपरा चली आ रही है, उनकी जो संस्कृति चली आ रही है, उसको बचा के रखना। वो पुराने समय से बहुत सारी जो है वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं और वो खुद अपना इलाज करते हैं। तो उस सब को बचा के रखना, इसकी जिम्मेदारी इस पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को दी गई थी। तो पंचायत राज का माइंड मैप देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ये माइंड मैप एक सवाल आपके लिए पक्का देके जाएगा, ये वाला पूरा माइंड मैप। ओके। देखिए क्या पंचायती राज, पंचायत राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था है। गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपको समझ में आ गई, गांव के लेवल पे अपना सरपंच पता उस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं गांव के लेवल पे ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा का आर्टिकल 243(1), ग्राम सभा का गठन कैसे होगा? ग्राम सभा के अंतर्गत 18+ यानी जो लोग वोट दे सकते हैं वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। याद रखना, ग्राम सभा के सदस्य वो सभी लोग जो वोट देते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। तो विलेज असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, जो भी वोट देने वाले लोग हैं उन सबको मिलके ही ग्राम सभा बनती है। और इसके पास में पावर और फंक्शन जो है वो राज्य विधानसभा डिसाइड करती है। और यहाँ पे ग्राम सभा के गांव के लेवल पे ग्राम सभा के द्वारा जो है वो चुनाव किया जाता है। और वो चुनाव जो है वो पंच चुने जाते हैं। उसके अंतर्गत पंच में वार्ड पंच भी चुने जाते हैं और सरपंच भी चुना जाता है। तो दोनों का ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। वार्ड पंच का भी चुनाव होता है और सरपंच का भी डायरेक्ट चुनाव होता है। लोग वोट देते हैं यहाँ पे। ओके। तो वार्ड पंच मेंबर्स चुने जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है। और यहीं पे सरपंच भी चुना जाता है वो डायरेक्टली बाय द पीपल। लेकिन प्रधान और जिला प्रमुख जो होते हैं, अगर हम इस त्रिस्तरीय में जब दूसरे स्तरीय और तीसरे की बात करते हैं तो प्रधान का जो चुनाव किया जाता है वो इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। अब थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो आप समझ सकते हैं। देखो, अब मैंने त्रिस्तर तो बता दिए। एक हो गया गांव, ठीक है, एक हो गया अपना ब्लॉक, ठीक है, और एक हो गया अपना नीचे की साइड में जिला। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पंचों का चुना जाना, ठीक है, मेंबर का चुना जाना, सदस्यों का चुना जाना। और एक होता है इसका पंचों का प्रमुख, सरपंच बोल लो या इनका हेड बोल लो, हेड बोलूँगा मैं यहाँ पे। ओके। इनका सबका हेड। तो गांव में वार्ड पंच को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है और हेड यानी सरपंच को भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल होता है वहाँ पे वार्ड मेंबर को यानी 2 पंचायत वाले जो लोग होते हैं उनको तो लोग चुनती है डायरेक्ट, ठीक है, जिन्हें हम वार्ड मेंबर बोलते हैं। लेकिन इनका हेड जो होता है प्रधान,
वो इन वार्ड मेंबर के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार चलता है, सीधी सी बात है, ये इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। प्रधान पैसे देके बनते हैं, वो वार्ड मेंबर को खरीद लेते हैं और वो प्रधान बनते हैं, सीधी सी बात। उसके बाद में जिला लेवल पे बात करें तो जिला परिषद सदस्य, आप अगर आपने सुना हो तो जिला परिषद सदस्य होता है। हमारे राजस्थान में 9 पंचायतों पे होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पंचायतों का डिसाइड हो सकता है। तो जिला परिषद जो है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन और इनका जो हेड होता है वो जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख, और वो जिला प्रमुख जिला परिषद सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से चुना जा रहा है, तो इन जिला परिषद सदस्यों को भी पैसे देके खरीदा जाता है। तो पूरा भ्रष्टाचार यहाँ चलता है, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है इस चीज़ में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इनका चुनाव कौन करवाता है कि राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है वो स्थानीय सुशासन का चुनाव करा। ध्यान रखने वाली बात है, एक केंद्र के लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है, वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद का चुनाव नहीं कराता। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है और जिसको अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। एससी और एससी के लिए हर राज्य अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करता है, लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन किया गया था उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य इसे बढ़ा सकते हैं, कुछ राज्यों ने इसे 50% किया हुआ है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो इसके लिए राज्य का विधान परिषद जो है वो कानून बना के लिख देगा कि अगर आप 8वीं पास नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या आपने गलत तरीके से सरपंची का चुनाव जीता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो राज्य का बना के दे देगा। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग जो है वो बनाया जाएगा, और राज्य वित्त आयोग केंद्र सरकार से भी पैसा लेके आएगा, ग्रांट लेके आएगा, और राज्य का जो पैसा है उसमें से तो डिसाइड करके देगा ही कि इतना % शेयर आपको यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के लिए लेना है। ओके, तो ग्रांट इन एड फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स। उसके अलावा 243I में राज्यपाल प्रति वर्ष जो है वो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है। तो ये ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग गठन का जो आर्टिकल है 243I है। क्या पंचायत राज्यों के पास में क्या पावर है? आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के कार्य तैयार करना, ये अपनी पंचायत राज के पास में पावर है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पे पूरे पावर है। कर या चुंगी लगाने का अधिकार भी इसके पास में है। 243 में पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। 243 में पंचायतों की संरचना क्या होगी। उसके अलावा 10 राज्यों के लिए पैसा एक्ट लेकर के आया गया, PESA, ये 1996 में ला गए। ट्राइबल एरियाज के लिए जो 5वीं अनुसूची से रिलेटेड है, 5वीं अनुसूची में जो ट्राइबल राज्य हैं उनके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेप ऑफ द आर्टिकल 40 में तो पहले लिखा था, उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हमारे यहाँ पे स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। तो ये अपना होता है अपना पंचायती राज, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम सभा का मतलब होता है जो लोग वोट कर सकते हैं उन सब की सभा। इलेक्शन जो होता है मेंबर्स का डायरेक्टली होता है, और जो हेड होते हैं उनका इनडायरेक्ट होता है, लेकिन गांव के लेवल पे हेड सरपंच का डायरेक्ट चुनाव होता है। रिजर्वेशन SC/ST के लिए स्टेट द्वारा, उसकी पॉपुलेशन वाइज महिलाओं के लिए 33%, राज्य बढ़ा भी सकता है। ड्यूरेशन 5 साल होता है। डिस्क्वालीफाई करना है तो राज्य कानून बनाए, ठीक है। वित्त, पैसा कहाँ से आएगा? तो राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा जो राज्य सरकार से सिफारिश करेगा, भाई इतना % पैसा आप अपने पैसे में से निकाल के इधर पंचायत राज्यों के लिए प्रोवाइड कराओ, ठीक है। उसके अलावा इसका काम ये भी होता है कि केंद्र से भी पैसा लेकर के आने की कोशिश करें। पावर्स हैं 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पे वहाँ पे पावर दी गई है। ओके, तो ये हुआ अपना पंचायती राज वाला। म्यूनसिपलिटीज़ के लिए 99A में 243 PCZG तक एडेड बाय 74वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची में 18 विषय इसमें जोड़ दिए गए। 3 टाइप की म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं। एक होती है नगर पंचायत, जो छोटे गांव से शहर बनने की कोशिश में जा रहे हैं उनको जो है वो नगर पंचायत बोलते हैं। उसके बाद में नगर पालिका होती है, ठीक है, जो अर्बन छोटे शहर होते हैं 5 लाख की जनसंख्या के आसपास में, उनके लिए होता है। एंड देन फिर नगर निगम 10 लाख से जनसंख्या अधिक होती है तो उनके लिए नगर निगम होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी राज्य जिले के अंतर्गत प्रशासन चलाना है तो वो कैसे चलता है। जिले के अंतर्गत अगर प्रशासन चलाया जाता है तो सबसे ऊपर होता है कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, DM होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, DC या कलेक्टर बोलते हैं। इनके अंतर्गत अलग अलग विभाग जैसे होते हैं वो, लेकिन हेड जो होता है वो कलेक्टर ही होता है। ओके, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू में जो होता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन जो होता है वो कलेक्टर ही काम करता है, लेकिन कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता है। रेवेन्यू यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो प्रावधान है।
और फिर डिप्टी तहसीलदार होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, और गांव के लेवल पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, बीडीओ जिसे बोल सकते हैं। ओके, ये तो होता है रेवेन्यू से रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस व्यवस्था से रिगार्डिंग। तो कलेक्टर के नीचे एसपी होता है, ठीक है, एसपी के नीचे डीएसपी होता है, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर होता है, फिर उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, फिर एएसआई होता है, फिर हेड कांस्टेबल आता है, और सबसे नीचे कांस्टेबल यानी आरक्षी होता है। इसके एक साइड में जेलर और डिप्टी जेलर चलते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात की जाए, सिविक एडमिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात की जाए, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होता है। उसके अलावा हेल्थ की बात की जाए तो कलेक्टर के नीचे चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। उसके अलावा शिक्षा की बात की जाए तो चीफ एजुकेशनल ऑफिसर होता है कलेक्टर के नीचे ही। इंजीनियरिंग साइड की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है कलेक्टर के नीचे ही। और अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत राज पूरे सिस्टम जो होता है उनके सबसे ऊपर जो होता है कलेक्टर होता है, यानी जिला परिषद, सरपंच, और इन सब के ऊपर भी जिला प्रशासन देखने का काम कलेक्टर करता है। तो यहाँ पे हेड जो होता है वो कलेक्टर एंड या डिप्टी कमिश्नर बोल सकते हो उसके। सहकारी समता है, ये आर्टिकल नंबर अपना 243 ZH से ZT तक पार्ट 9B के तहत और 97वें में संविधान संशोधन 2011 में इसमें जोड़े गए। तो बस इतना ध्यान रख लेना, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, बाकी ये अपना मेंस के रिगार्डिंग है कि क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं अपने जो फुल कोर्स है उसमें क्लियर करूँ। केंद्र राज्य संबंध ये प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध में 3 तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं प्रशासनिक संबंध होते हैं, एक होते हैं विधायी संबंध, और एक होते हैं पैसों के रिगार्डिंग। तो ये अपना जो फुल कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने विधायिका वाला पार्ट आपके लिए कंप्लीट करा दिया, जिसमें हमने संघीय विधायिका के बारे में बात की, और आर्टिकल भी 79, 80 और 81 आपको याद कराए। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, उनके सब प्रावधान मैंने आपको बताए। संसद के बिल क्या होता है ये मैंने आपको बताया, बिल से एक्ट कैसे बनता है ये आपको बताया, साधारण बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। उसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक के 3 तरीके मैंने आपको बताए, साधारण बहुमत से पास करना, विशेष बहुमत से पास करना, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन से पास करना। ये मैंने संविधान संशोधन विधेयक का भी प्रावधान यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। फिर संसद की जो समितियाँ हैं उनके बारे में बात करी, और संसद से रिलेटेड जो प्रमुख शब्द थे, यानी सत्रावसान करना या तारांकित प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, अतारांकित जो लिखित रूप से पूछे जाते हैं। उसके अलावा बुलेटिन प्रस्ताव क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है 12 से 1 बजे का बीच में, जहाँ पे रैंडमली क्वेश्चन भी उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैंने संसद की शब्दावली बता दी। और उसके बाद में हमने बात की राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनमें 169 आपको ध्यान रखना है। 169 जो है वो राज्य विधान परिषद के बारे में बात करता है, और 170 राज्य विधानसभा के बारे में बात करता है। एंड देन फिर हमने उस समय कितना कार्यकाल होता है, और कुल मिला के अभी 7 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर के कारण कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो वहाँ से हट चुका है। 7 राज्य कौन कौन से होते हैं? बिहार है, यूपी है, उसके अलावा एमपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहीं कहीं पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश को अभी 1 लिखा जाता है तो वहाँ 6 बोल देते हैं। बाकी कुल मिला के 7 राज्यों में जो है वो अभी विधान परिषद है, और अगर जम्मू कश्मीर रहता तो 8 राज्यों में विधान परिषद। तो ओके, तो ये मैंने वहाँ बात की। एंड देन फिर हम बात पहुँचे अपना जो स्थानीय निकाय है, आर्टिकल 40 से लेके बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता एंड लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी, जिनकी सिफारिश पे संवैधानिक दर्जा मिला स्थानीय निकाय को। ओके, एंड उसमें आर्टिकल 243 H से O तक अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट है, और भाग नंबर 9 में पंचायत राज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 243P से और ZG तक जो है वो बात की जाती है अपने स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय के बारे में, अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की मैंने बात बता दिया आपको। ओके, देन हमने थोड़ा सा ओवरव्यू में शहरी सहकारी समिति के बारे में बात की। तो 2011 में 97 अमेंडमेंट के द्वारा वो ऐसा किया गया। तो इस तरीके से अपना विधायिका वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। मेंस के रिगार्डिंग कुछ अगर आपको पढ़ना है तो हमारा फुल कोर्स है, उसमें आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपनी न्यायपालिका के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, न्यायपालिका।